मूर्ख इंसान खुद को हमेशा खुशियों से दूर पाता है, जबकि बुद्धिमान इंसान खुशियों को पालना जानता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान गुरुजी के इस लेटेस्ट वीडियो विश्लेषण। और दोस्तों, इस विश्लेषण को मैं कंटिन्यू करूं, उससे एक सवाल पूछना है आपको। आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं, क्या आप खुशियों को पाना चाहते हैं? खुशियों को ढूंढ रहे हैं, या उसके सीक्रेट्स जो आपको नहीं पता है, क्या वो आप जानना चाहते हैं? खुशियों को पाने का रहस्य क्या है? कैसे मनुष्य अपने इसी जीवन में खुशी की तलाश में अपना समय बिताता है और नहीं जान पाता है? उसका रहस्य क्या है? क्या खुशियां अच्छे घर में जन्म लेने से मिलती है? इसका मनोविज्ञान क्या है? इसका साइकोलॉजी क्या है? ये अगर तमाम प्रश्न आपके जहन में हैं, आपके मस्तिष्क में हैं, तो यकीन मानिए आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। और आज मैं इसी सारे सवालों का विस्तार से जवाब जो मिलने वाला है आप लोगों को इस पुस्तक में मिलेगा, द हैप्पीनेस एंड हाइपोथेसिस, जिसके राइटर हैं जोनाथन हेड। दोस्तों, खुशियां ढूंढी नहीं जाती है और खुशियों को पाला जाता है। जोनाथन हेड, जो एक अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ एथिकल लीडरशिप के प्रोफेसर और लेखक भी हैं, अपने पुस्तक के माध्यम से लोगों को साइकोलॉजी के आधार पर जीवन जीने के सही तरीके को बताते हैं। दोस्तों, ये जो पुस्तक है ना, द हैप्पीनेस हाइपोथेसिस, इसमें इस पूरे पुस्तक में हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए, यानी खुशियों को प्राप्त करने के लिए 10 ग्रेट आइडियाज बताए गए हैं। और प्रत्येक आइडिया को एक लेसन में विस्तार से छोटे छोटे तत्वों को समझाया गया है, जो साइकोलॉजी के अनुसार प्रूव्ड है। कई रिसर्चर्स में दोस्तों इस बात को विस्तार से बताया गया है, इसकी चर्चा की गई है। और लेखक जोनाथन दुनिया भर के तमाम साइकोलॉजिस्ट के एक्सपेरिमेंट, रिसर्चर्स के सर्वे और रिपोर्टर्स के साथ साथ जो उनका खुद का अनुभव है, उसके आधार पर इस पुस्तक को 10 से भी अधिक सालों में लिखने का जो समय दिया है, ये वास्तव में अनमोल है, एक धरोहर है। और इस बात का पूरा सटीक आप लोगों के सामने सारे समस्याओं का, सारे सवालों का जवाब इस 1.5 घंटे से अधिक वीडियो है जिसमें बताया गया है। दोस्तों, आसान भाषा में हम भी इस वीडियो को हमारे टीम के माध्यम से आप लोगों के सामने पहुंचाने का कोशिश किए हैं। अगर आप ये सब तमाम प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, मेरे लेटेस्ट वीडियो को आप तक पहुंचने रिच में आने के लिए। और दोस्तों, एक और मैं निवेदन करना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, कि हम लोग इस चैनल ज्ञान गुरुजी के माध्यम से एक मैजिक हाउस @ डिफरेंट क्लास के नाम से प्रोग्राम, एजुकेशनल बिजनेस प्लस एकेडमिक एजुकेशन का ये कम्बो है। हम लोग उसमें एजुकेशन के साथ साथ किस तरीके से आने वाले चैलेंजेस, जो समझिए आज के युग में, आज के दौर में कंपटीशन इतना स्ट्रांग है, तो आने वाले 15 सालों के बाद किस तरीके से फ्यूचर होगा, किस तरीके से सिनेरियो होगा, इसको ध्यान में रखकर अपना कोर्स तैयार किए हैं मैजिक हाउस का, जिसमें मोर देन 10 कोर्स है। उसमें हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन जैसा रिच अवेलेबल हो हम लोगों के टीम का, उसके हिसाब से तैयार किए हैं। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लोट करेगा, आप उसके माध्यम से हमसे और हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग का चैनल है और हम लोग का फेसबुक पे भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पूरे कॉन्टेक्ट का जो भी माध्यम है डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, उसके माध्यम से आप हमसे कर सकते हैं। जिसमें मैजिक हाउस का डिफरेंट क्लास में मोर देन 10 कोर्स आपको मिलेगा, जिसमें आपके घर में अगर 10 से 15 साल का बच्चा है तो उसमें आदत कैसे विकसित करना है, हैबिट कैसे बनाना है, उसके लिए हम लोग चैलेंजर @21, क्योंकि कोई भी आदत को विकसित करने के लिए 21 दिन का समय लगता है। और इसी को ध्यान में रखने कर हमारे टीम और हमने जो तमाम तरह के पुस्तक दोस्तों पढ़े हैं, और उसी के माध्यम से ये कोर्स एक्सपर्ट के राय के साथ, हमारे टीम के अथक प्रयास के साथ और मेरा 4 साल का अनुभव से
ये कोर्स मैं बनाया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिटेल में चर्चा करने पर तो वीडियो लंबा हो सकता है। तो आप अगर इसके लिए इच्छुक हैं, आप अपने बच्चों को एक वैदिक मैथमेटिक्स प्लस बिजनेस प्लस संस्कार, ये तीनों चीज़ों को समझने के लिए समन्वय तरीके से पढ़ाना चाहते हैं, तो इस नंबर पे जरूर आप कंसल्ट करेंगे और इंक्वायरी जरूर कीजिए, एक बार सेवा का मौका दीजिए। और इसी तरीके के तमाम सारे पुस्तक हमारे चैनल ज्ञान गुरुजी के प्लेलिस्ट ऑडियो बुक में अवेलेबल है। मोर देन 135 से ज़्यादा वीडियो जो पूरे के पूरे मोटिवेशन। हम लोग का डे 1 से यही लक्ष्य है कि लोगों में वैल्यू कैसे ऐड करें, वैल्यू देना हम लोग का प्राथमिक प्रायोरिटी है। तो ये सब मोर देन 12 पुस्तक है ऑडियो बुक में। द टैलेंट कोड, रिच हैबिट, सफलता का साधन, आत्मानुशासन की शक्ति, बहाना बनाना छोड़ दे, जिंदगी के 12 नियम, द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर। अगर आप बिजनेस के सेक्टर में जाना चाहते हैं तो मिलेनियर फास्ट लेन है, ऑटोमेटिक मिलेनियर है, बोलने में शर्मिला है तो हाउ टू टॉक टू एनीवन है। अभी हाल ही में एक पुस्तक डाले हैं। तो तमाम तरीके के पुस्तक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। चलिए इस वीडियो का आनंद लेते हैं। एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कर। इंट्रोडक्शन। मूर्ख इंसान खुद को हमेशा खुशियों से दूर पाता है, जबकि बुद्धिमान इंसान खुशियों को पालना जानता है। खुशियां ढूंढी नहीं जाती हैं, खुशियों को पाला जाता है। खुशियों के बीज बोकर उगाया जाता है। कैसे? अगर आप खुशियों की तलाश में हैं तो आपकी तलाश आज खत्म होने वाली है, क्योंकि हम आपको सुनाने वाले हैं जोनाथन हेड की बुक समरी, द हैप्पीनेस हाइपोथेसिस की समरी। जोनाथन हेड एक अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट होने के साथ में एथिकल लीडरशिप के प्रोफेसर और लेखक भी हैं। ये अपनी बुक समरी से लोगों को साइकोलॉजी के आधार पर जीवन जीने के सही तरीके बताते हैं। ऐसी ही उनकी ये बुक समरी है। इस बुक समरी में राइटर ने 10 ग्रेट आइडियाज बताए हैं जो आपकी लाइफ को चेंज करने के साथ साथ आपकी खुशियां भी बढ़ा देंगे, क्योंकि खुशियों के पाने के ये वो आइडियाज हैं जो साइकोलॉजी के अनुसार प्रूव्ड हैं। कई रिसर्चेस बताती हैं कि इन आइडियाज से कैसे लोगों ने अपनी लाइफ में चेंजेस देखे हैं और अपनी खुशियों को बढ़ाया है। इसमें जो 10 आइडियाज बताए गए हैं उन्हें बुक समरी के 10 चैप्टर्स में राइटर ने डिवाइड करके हर चैप्टर को बहुत डिटेल में उन पर कई देशों में साइकोलॉजिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्चर्स के सर्वे और रिपोर्टर्स के साथ साथ खुद के एक्सपेरिमेंट्स से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिससे न सिर्फ आपको उन आइडियाज की थ्योरी पता चलेगी, साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि ये आइडिया कहां से आए हैं, कैसे काम करते हैं और आप इसे कैसे उपयोग कर सकते हैं। राइटर बताते हैं कि खुशियों का संबंध हमारे विचारों और कर्मों से होता है। कई धर्मों, साइकोलॉजिस्ट, फिलोसफर्स और न्यूरोलॉजिस्ट्स का मानना है कि हमारे दिमाग पर कंट्रोल करके हम अपने व्यवहार को कंट्रोल कर सकते हैं और सदाचार, मेडिटेशन, पॉजिटिविटी, रिलीजियस एक्टिविटीज, मौलिक सिद्धांतों का पालन जैसे कई आदतों से हम खुशियों को पा सकते हैं। इस बुक समरी में राइटर ने खुद फिलोसफर होने के बाद भी हैप्पीनेस पर अलग अलग देश के फिलोसफर्स और बुक समरीज जैसे इंडिया के उपनिषद, भगवद गीता और बुद्ध के उपदेश, मेडिटेरेनियन कल्चर के ओल्ड और न्यू स्टेटमेंट्स और ग्रीक और रोमन के कोरन के विचारों को कई साइंटिफिक रिसर्च के साथ कंपेयर करके टेस्ट करने के बाद 10 बेस्ट आइडियाज सेलेक्ट करके लिखा है। इस बुक समरी में खुशियां कैसे हमारे माइंड की स्थिति से लेकर हमारे आसपास के माहौल और लोगों पर डिपेंड करती हैं, ये बताया गया है और साथ में बताया है कि कैसे आप दिमाग को और इन कंडीशंस को कंट्रोल करके अपनी खुशियों को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। राइटर के अनुसार खुशियां लोगों और चीजों से ज्यादा आपकी सोच में होती है। हम अपने दिमाग को कंट्रोल करके उसे वो व्यवहार करने के लिए तैयार कर सकते हैं जिससे खुशियां मिलती हैं। हमें अपनी खुशियों को दूसरों में ढूंढने की जगह हमें खुद पर ही काम करने की जरूरत होती है, क्योंकि हमारी खुशियां दूसरों पर निर्भर कभी नहीं होती हैं। अगर हम ये समझते हैं कि हमारी खुशियां दूसरे लोगों या वस्तुओं में है, तो हम खुशियों को कभी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि खुशी को बाहर नहीं अपने अंदर ढूंढना होता है। खुशियों को पाने के लिए सबसे जरूरी है खुद को चेंज करना
और वर्ल्ड को चेंज करने की कोशिश नहीं करना। अपनी आदतें, अपना व्यवहार, अपनी सोच और अपने इंटरेस्ट को बदलने की जरूरत होती है। खुशियों के लिए सबसे जरूरी है ये समझना कि कोई भी इंसान किसी जगह पर अकेले नहीं रह सकता है। उसके साथ रहने के लिए लोग जरूरी होते हैं, लव जरूरी होता है, और इसके लिए उसे अपना अहम, सेल्फिशनेस और ईगो छोड़ना जरूरी है। जब आप खुद के बारे में सोचना छोड़कर खुद को समाज का हिस्सा मानकर अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाते हैं तो वो हैप्पीनेस की ओर आपका पहला कदम होता है। इसके बाद आप अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट्स को दूर रखने के लिए मेडिटेशन, कॉग्निटिव थेरेपी जैसे तरीके अपना सकते हैं, जो आपको हैप्पीनेस के लिए जरूरी थॉट्स प्रोवाइड करने में आपको हेल्प करते हैं। अपने कल्चर और डिवाइनिटी में विश्वास रखने से माइंड पर कंट्रोल आसान हो जाता है और बड़े से बड़े हादसों और परेशानियों से भी लड़ने और उसमें भी पॉजिटिव रहकर खुशियों का रास्ता बनाने में हेल्प मिलती है। अगर आप भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं तो आपको परेशानियों के समय माइंड कंट्रोल करने में बहुत कठिनाई आती है, पर कोशिश करने और सही दिशा में काम करने से आप पॉजिटिविटी प्राप्त कर सकते हैं और उससे किसी भी परिस्थितियों में खुश रह सकते हैं। राइटर के अकॉर्डिंग बच्चों को पेरेंट्स से जो जीन मिलते हैं वो बचपन में की गई परवरिश, उसके भगवान के लिए विचार और वो जिन कंडीशंस में रह रहा है, जो काम कर रहा है, ये सभी बातें खुशियों पर बहुत असर करती हैं। इसलिए अगर आप हैप्पीनेस को पालना चाहते हैं तो इन सभी को ध्यान में रखना जरूरी है। आप अपने जीन्स और बचपन को तो नहीं बदल सकते, पर बाकी चेंजेस आपके हाथ में है। मतलब आने वाले कल के लिए खुशियों के बीज को बोना आज आपके हाथ में है, तो इंतजार किस बात का है। खुशियों को बोइए, उसकी फसल काटिए और खुद भी खुशियों का मजा लें और दूसरों में भी बांटें। इंसान का दिमाग बंटा हुआ होता है। महात्मा बुद्ध ने कहा है, यदि इंसान मन के वश में है तो उसका जीवन संघर्ष और परेशानियों से भरा है। अगर मन इंसान के वश में है तो उसका जीवन सुकून और खुशियों से भरा है। सोचिए, आपको अभी चीज पिज्जा खाने का मन कर रहा है, पर आपको लग रहा है कि इस महीने मैंने ऑलरेडी बहुत चीज खा लिया है और खाया तो मोटा ना हो जाऊं। फिर आप सोचेंगे, रोज वॉक पर तो जा ही रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतने में आपका फ्रेंड वेज बर्गर ले आया जिसमें चीज कम है। अब आप वो बर्गर ही खा लेंगे और पिज्जा खाने का मन बदल लेंगे। ऐसी ही कई बातें होती हैं जिसके लिए हमारा मन कभी क्या कहता है तो कभी क्या, और फिर हम करते कुछ और ही हैं। जैसे रोज सुबह 5 बजे का अलार्म लगाने के बाद भी उसको बंद करके 6 बजे तक उठना। ये सब बातें बताती हैं कि अधिकतर लोग कैसे मन के वश में होते हैं। पर अगर हम अपने मन को वश में कर लें तो हमारे जीवन में कई ऐसे बदलाव ला सकते हैं जिससे हम अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। इसी सिद्धांत को मानते हुए जोनाथन हेड ने मन और दिमाग को एक बताते हुए समझाया है कि कैसे साइंस भी ये प्रूफ करता है कि आप अपने दिमाग पर कंट्रोल करके अपनी लाइफ में हैप्पीनेस भर सकते हैं। राइटर ने बताया कि दिमाग को कंट्रोल करने से पहले हमें दिमाग के बारे में और जानकारी होना जरूरी है, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि हमारे दिमाग को 4 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें से पहले 3 भाग आपको ये बताते हैं कि हमारी इच्छा, कमजोरी और हमारे खुद के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, और चौथा भाग आपको बताता है कि माइंड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। क्या आपको पता है कि दिमाग को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि हम मानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी में एक ही दिमाग है जो हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, पर दिमाग का पहला डिवीजन कहता है कि हर बॉडी पार्ट्स के पास अपना खुद का दिमाग होता है। यकीन नहीं आ रहा है आपको? क्या कभी आपने कुछ काम करते करते गाने सुना है, या गेम खेलते खेलते बात की है, खाना खाते खाते टीवी जरूर देखी होगी, चाय पीते पीते न्यूज़पेपर पढ़ना या मोबाइल चलाना तो जरूर किया होगा। क्या कभी आपको ये मल्टीटास्किंग करते हुए ऐसा लगा कि आप सुन कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं और इसलिए आपका काम गलत हुआ है? टीवी देखकर खाते हुए खाना नाक में तो कभी नहीं गया होगा, क्योंकि टीवी देखने का काम आंखें करती हैं और उसकी आवाज को सुनने का काम कान करता है। जो देखा सुना है उसको समझने और स्टोर करने का काम आंखों और कानों के दिमाग का होता है। वैसे ही खाने का काम मुंह का और मुंह तक खाना ले जाने का काम हाथ का। ऐसे ही सबके अपने अपने दिमाग होते हैं।
जो इनके काम में उनका सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही आप जो बात मुंह से करते हैं वो सच है कि नहीं, ये आपकी आंखें और आपके चेहरे के भाव बता देते हैं। मींस आपका हर बॉडी पार्ट्स सिर्फ खुद का दिमाग नहीं रखते हैं। कई बार आपका एक पार्ट दूसरे पार्ट को धोखा भी दे देता है। जो सीक्रेट आप शब्दों से छुपाना चाहते थे वो सीक्रेट आपकी आंखों या आपके फेशियल एक्सप्रेशन बता देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आपकी बॉडी में सिर्फ एक दिमाग नहीं होता, दिमाग के कई पार्ट्स होते हैं जो इंडिविजुअल सभी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। दूसरे डिवीजन में दिमाग को दो भागों में डिवाइड किया गया है, लेफ्ट माइंड और राइट माइंड। देखने में हमारा माइंड दो हेमिस्फीयर शेप दिमागों से मिलकर बना है, जिसमें एक हेमिस्फीयर को लेफ्ट ब्रेन कहा गया है और दूसरे हेमिस्फीयर को राइट ब्रेन। दिखने में ये दोनों एक जैसे होते हैं पर इनके काम अलग हैं। लेफ्ट ब्रेन बॉडी के राइट आर्म्स, लेग, ईयर और रेटिना के लेफ्ट हाफ पार्ट से मिलने वाले नर्व ट्रांसमिशन को रिसीव करता है। हमारी बॉडी के पार्ट्स जो भी एक्सपीरियंस करते हैं उसके अनुसार हमारा लेफ्ट ब्रेन कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। जैसे हमने राइट हैंड और लेग से स्टोन टच किया तो लेफ्ट ब्रेन ये माइंड को इंफॉर्मेशन देगा कि स्टोन का टच हार्ड होता है। वैसे ही अगर हमारे रेटिना यानी आंखों के लेफ्ट हिस्से से अगर हमने कुछ देखा है और किसी ने हमें बताया ये मेरा घर है, तो हमारा लेफ्ट ब्रेन ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेगा। फिर इस इंफॉर्मेशन को लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को दे देता है और राइट ब्रेन रिसीव करता है। फिर जब भी हमें उस इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है तो राइट ब्रेन से हमारे माइंड में आ जाती है। पर अगर किसी कारण हमारा लेफ्ट ब्रेन प्रॉपर वर्क न करे तो हमारे राइट ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिलना बंद हो जाएगी और फिर राइट ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। ऐसी कंडीशन में कई बार लोगों के सामने अगर वॉक कहा जाए तो वो बिना सोचे समझे चलना शुरू कर देंगे, और जब उनसे पूछा जाए कि आप कहां जा रहे हैं तो वो कोई भी बहाना बना देंगे कि वो तो कॉल करने जा रहे हैं या किसी काम से जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। जी हां, यहां उसके पास कोई रीजन होता नहीं है। वो पर्सन कुछ भी सुनकर अपने हिसाब से रिएक्ट करता है और फिर उसके लिए कुछ भी रीजंस खुद ही बनाकर अपने एक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। इस तरह अपने काम को जस्टिफाई करने की प्रोसेस को राइटर ने कॉन्फेबुलेशन कहा है, जो अक्सर दिमागी तौर पर डिस्टर्ब पेशेंट में देखे जाने वाला लक्षण है। यदि लेफ्ट और राइट ब्रेन आसपास में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते तो कई बार पेशेंट उस सिचुएशन में भी पहुंच जाता है जहां वो खुद के हाथों से खुद का गला भी दबाने लग जाता है। ये सब बातों के साथ राइटर ने माइंड को कंट्रोल करने के लिए लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों पर कंट्रोल होना जरूरी है, ये बताया है। इसके बाद थर्ड डिवीजन में राइटर बताते हैं कि हमारा माइंड हमेशा कुछ नया सीख कर अपने आप को अपडेट करता रहता है। आपने पार्शियल मनी लॉस के बारे में सुना होगा, जिसमें एक पर्सन अपने सिर्फ कुछ समय तक की बातों को भूल जाता है, कभी कुछ दिनों को तो कभी कुछ सालों को। यह शो करता है कि हमारे ब्रेन में कई माइंड होते हैं। जैसे जैसे न्यू मेमोरीज जुड़ती हैं, न्यू ब्रेन्स क्रिएट होते हैं, या कहें कि हमारे ब्रेन का न्यू वर्जन अपडेट होता है। और जब कभी किसी एक्सीडेंट में पार्शियली मेमोरी लॉस होता है तो उसका माइंड किसी एक पुराने वर्जन में चला जाता है और उस वर्जन तक उसके माइंड में जो डेटा स्टोर होता है वही उसे याद रहता है। जैसे कभी कभी हमारे फोन को फॉर्मेट करने के बाद बैकअप में जितना बच जाता है वो हमारे फोन में हमें दिखता है, ठीक वैसे ही इस कॉन्सेप्ट से राइटर ये बताना चाहते हैं कि कई बार मेंटल डिसऑर्डर या बिहेवियर डिसऑर्डर के पेशेंट को एक बार ठीक कर दिया जाए तो भी बार बार वो डिसऑर्डर फिर से आने की संभावना होती है। जैसे आपको डिप्रेशन फील हो रहा है तो आप थेरेपी लेते हैं या मेडिटेशन करते हैं या पिल्स लेते हैं तो आपका डिप्रेशन ठीक हो जाता है, आप एक हैप्पी लाइफ जीने लगते हैं। पर अगर आपने अपने माइंड पर ठीक से काबू नहीं पाया तो आपकी खुशियां ज्यादा दिनों के लिए आपके पास नहीं रहेंगी। कोई भी शॉकिंग न्यूज या अनफेवरेबल सिचुएशंस आपको फिर से डिप्रेस्ड कर सकती हैं। इसके बाद चौथा डिवीजन है ऑटोमेटिक और कंट्रोल्ड प्रोसेस। राइटर के अनुसार कोई भी पर्सन किसी भी बात को उसी के अनुसार समझता है जो उसे पहले से पता होती है, और इसी प्रोसेस को उन्होंने मेटाफर कहा है। जैसे अगर मुझे किसी बच्चे को यह समझाना है कि अल्फाबेट्स कैसे ड्रॉ करते हैं तो उसे पहले शेप्स की जानकारी होती है,
उसी के अनुसार हम बताते हैं कि कैसे लाइंस को जोड़कर ए बनेगा और आधा गोला सी बनाएगा और पूरा गोला ओ बनाएगा। जैसे ही हम एक बार ये सीख जाते हैं तो फिर हमें बार बार माइंड को बताना नहीं होता है कि अल्फाबेट्स कैसे बनते हैं। एक बार हम टाइपिंग प्रैक्टिस कर लें या कोई और काम सीख लें तो फिर हम दूसरे काम करते करते भी बिना माइंड को इंस्ट्रक्शन दिए वो काम आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर गर्म पानी है तो उसमें उंगली डालते ही ऑटोमेटिक हम हाथ निकाल लेते हैं, और अगर आपको खाने में मिर्ची लगती है तो ऑटोमेटिक आप पानी ढूंढने लगेंगे। ये ही कहलाती है ऑटोमेटिक प्रोसेस। अगर आपको किसी ट्रेन से सफर करने के लिए रेलवे स्टेशन जाना है तो आप स्टेशन से दूरी, रश आवर्स, ट्रैफिक, मौसम और ट्रांसपोर्टेशन जैसे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर ही घर से निकलेंगे, और सब बातें कंसीडर करने के बाद डिसाइड करके काम करना ही कंट्रोल्ड प्रोसेस है, जहां आप कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करते हैं। ऑटोमेटिक प्रोसेस में एक ही समय पर कई काम कर सकते हैं, पर कंट्रोल्ड प्रोसेस में एक समय में एक ही कार्य किया जा सकता है। ऑटोमेटिक प्रोसेस हमारी फीलिंग्स और अनुभव पर काम करती है। जैसे पानी गर्म है तो हमारा हाथ जल जाएगा, ये हम अनुभव करते हैं और ऑटोमेटिक हाथ बाहर कर लेते हैं। पर कंट्रोल्ड प्रोसेस के लिए लैंग्वेज जरूरी होती है, जिससे आप जरूरी जानकारी कलेक्ट कर सकें और एक सही डिसीजन ले सकें। ऑटोमेटिक प्रोसेस इमीडिएट एक्शंस होती हैं, जबकि कंट्रोल्ड प्रोसेस में हम लंबे समय तक के कुछ प्लान बनाते हैं। जब आप इन ऑटोमेटिक और कंट्रोल्ड प्रोसेस को साथ में मैनेज करना सीख जाते हैं तो आप खुश रहना सीख जाते हैं। खुश रहने के लिए खुद पर कंट्रोल होना मतलब अभी हमने जो आपको माइंड्स के डिविजन्स बताए हैं, उन सभी डिविजन्स के आधार पर दिमाग पर पूरा कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर आप दिमाग पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो आपको दुखी होने के कारण देने लगेगा। अक्सर लोग इस कंट्रोल करने की प्रोसेस में फेल हो जाते हैं और इसीलिए जीवन में दुख का अनुभव करते हैं। पर जो लोग खुश रहते हैं उन्हें अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल्ड हैं, इसलिए ज्यादा खुश हैं। अगर आप सेल्फ कंट्रोल प्रोसेस में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी विल पावर मतलब इच्छा शक्ति का उपयोग करना होगा। आपको ऑटोमेटिक प्रोसेस से फाइट करना होगा। जो चीज लाइफ के लिए जरूरी नहीं है उन्हें अवॉइड करना सीखना होगा। जैसे बुद्ध ने कहा है कि अगर आप लोगों या किसी वस्तु से लगाव नहीं रखोगे तो आप खुश रह सकते हैं, और इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। राइटर ये भी बताते हैं कि जिस बात से हम जितना भागते हैं वो उतना ही हमारा पीछा करती है। जैसे हम अगर अंधेरे से डरते हैं तो वो डर हमें और डराता है, पर जब हम अपने माइंड को कंट्रोल में करके उस डर से लड़ते हैं तो उसके बाद वो डर हमें कभी नहीं डराता है। अगर हम कोई कार्य नहीं करना चाहते हैं और उस काम के बारे में बार बार सोचते हैं तो हमें वो कार्य बार बार याद आएगा और उसको करने से अपने आप को रोकना पड़ेगा। उसकी जगह अगर आप उस बारे में सोचे बिना कुछ और ही करते रहेंगे तो कभी भी वो काम आप कर सकते हैं, इस बात का डर आपको नहीं रहेगा। राइटर के अनुसार लोग पहले कुछ फैसले करते हैं, फिर उसके अनुसार उस फैसले को सपोर्ट करने के लिए कारण बनाते हैं। जैसे अगर आप नास्तिक हैं तो पहले आपने डिसाइड किया कि आप भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। फिर जब लोग पूछेंगे कि आप भगवान में विश्वास क्यों नहीं करते हैं, तब आप अपने डिसीजन के सपोर्ट के लिए तथ्य कलेक्ट करेंगे और कारण देंगे। इसी प्रकार हमारा माइंड मोस्टली हमें कंट्रोल करता है, पर जब आप उसे कंट्रोल करते हैं तो आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में होती है। मींस आप अपनी लाइफ को जो रूप देना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड और हैप्पी होंगे। आपकी लाइफ वैसी ही होगी जैसा आप सोचते हैं। बुद्ध ने कहा है, हमने जो कल सोचा था वो आज होता है, और जो आज सोचेंगे वही कल हमारे साथ होगा। मींस हमारी सोच ही हमारी लाइफ में रंग भरती है। अगर हम अपने बारे में पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी लाइफ में भी सब अच्छा होगा, और अगर हम खुद नेगेटिव सोचेंगे तो लाइफ में भी नेगेटिव होगा। जोनाथन हेड ने बुद्ध के विचारों को साइकोलॉजी की नजर से देखकर हैप्पीनेस की अपनी हाइपोथेसिस बनाई है और कहा है कि अक्सर लोग ऐसी बुक्स पढ़ते हैं या सेमिनार्स अटेंड करते हैं जिससे उनकी लाइफ बदल सकती है, पर जब तक वो खुद इसे लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तब तक उनकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आ सकता है। अगर हम ये मान लें कि जो होता है उसके पीछे कोई अच्छा कारण होता है, इसीलिए हमें जो हो रहा है
उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए तो हमारी लाइफ खुद खुशियों से भर जाती है। रामायण में एक दृश्य है जिसमें लक्ष्मण जी कहते हैं, मैंने भैया राम का मुख तब भी देखा था जब पिताजी ने उन्हें राज्याभिषेक के लिए कहा था, और तब भी देखा था जब उन्हें वनवास दिया गया, पर दोनों ही समय उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। मीन्स न राज्याभिषेक की खबर पर उन्होंने आनंद दिखाया, न वनवास के आदेश पर दुख और गुस्सा। उन्होंने दोनों ही परिस्थितियों को कर्मफल या आने वाले कर्म का मार्ग मानकर बहुत आसानी से स्वीकारा। उसी प्रकार आज जो हमारे पास है, हमें उसमें खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। हाँ, हम आज जो करते हैं उसका ही परिणाम होता है हमारा आने वाला कल। इसीलिए आज अगर हम खुशियों के मोती बोएंगे तो भविष्य भी खुशियों से भरा होगा, और आज अगर हमने अपने बीते कल या बुरे आज पर आंसू बहाकर समय गंवा दिया तो भविष्य में भी आंसू ही मिलेंगे। इसीलिए हमें हमेशा हर सिचुएशन के पॉजिटिव पहलू को सोचना चाहिए। जैसे वनवास के आदेश में श्री राम ने महर्षियों के साथ समय बिताने का अवसर देखा, राज्य छीनने का दुख नहीं, पर हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। इसके कुछ कारण हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा लाइकोमीटर। राइटर के अकॉर्डिंग हम सभी में एक लाइकोमीटर होता है जो हमें गाइड करता है कि हमें क्या पसंद है और क्या नहीं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोगों को वो लोग, चीज या जगह पसंद आते हैं जिसके नाम का पहला अक्षर उनके नाम के पहले अक्षर से मिलता हो। ज्यादातर लोग अपने जीवन साथी के चुनाव के लिए भी सबसे पहले उन नामों को चुनते हैं जिनके नाम का फर्स्ट लेटर उनके नाम के पहले अक्षर जैसा हो, या उनके नाम का अर्थ किसी तरह रिलेटेड हो, जैसे शिव और शिवानी, कान्हा और राधा। जिससे पसंद मिलते हैं वो जल्दी ही मित्र बन जाते हैं, जैसे एक जैसा ड्रीम रखने वाले लोग। हमारा लाइकोमीटर ऐसे ही हमको बताता है कि हमें क्या पसंद है और क्या नहीं। इसके बाद राइटर एक और प्रिंसिपल का जिक्र करते हैं जिसके अकॉर्डिंग लोग बुरे पर जल्दी रिएक्ट करते हैं और अच्छे पर डाउट करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि आपके बाल कितने रफ हो गए हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, तो आप तुरंत टेंशन ले लेंगे और कौन सा हेयर ट्रीटमेंट करें ये सोचने लगेंगे। पर अगर मैं कहूं कि आपके हेयर कितने लॉन्ग और सिल्की हैं, आजकल ऐसे हेयर कहां मिलते हैं, तो आप डाउट करेंगे, इतना क्या अच्छा है मेरे हेयर में, कुछ काम होगा इसीलिए बटरिंग हो रही है। ऐसे ही सभी की लाइफ में जो डर होता है या प्रॉब्लम्स होती हैं, उन पर लोग जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, पर उनकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं उन पर सोचने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, उन्हें अपना नहीं पाते हैं। यही प्रिंसिपल नेगेटिव बाइज्ड कहलाता है, जिसमें एक पर्सन अपने ही नेगेटिव फैक्टर को स्ट्रॉन्ग करने में लगा होता है और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर करता है, जिसके कारण उसकी लाइफ से हैप्पीनेस कम होने लगती है। अब आपके मन में जो क्वेश्चन है वो यही है कि अपने माइंड को कैसे पॉजिटिव सोचने के लिए चेंज करें। अपने माइंड को चेंज करने के लिए आपको अपने माइंड पर काम करने से ज्यादा अपनी सिचुएशंस चेंज करने पर काम करना होगा। जैसे आपको अपने रहने की जगह, लोगों या करियर फील्ड को चेंज करना होगा। लाइफ पार्टनर का स्वभाव सबसे ज्यादा आपके माइंड को अफेक्ट करता है। अगर आपका पार्टनर शांत और खुशमिजाज है तो आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां होंगी, पर अगर वो चिड़चिड़ा है तो आपको भी अपनी खुशियां बनाए रखने के लिए बहुत सेल्फ कंट्रोल चाहिएगा। वैसे ही अगर आपका बॉस या आपके पड़ोसी बहुत गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, तो आपकी शांति भी खतरे में होगी। तो सबसे पहले आप अपने आसपास के लोगों का चुनाव अच्छे से करें। इसके बाद आप मेडिटेशन, कॉग्निटिव थेरेपी या प्रोजैक जैसे मेडिसिन से अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं। प्रोजैक जैसे मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और यह सिर्फ तब तक असर दिखाता है जब तक आप इन्हें ले रहे हैं। उसके बाद वापस आप पहले जैसी पोजीशन में आ जाते हैं। मेडिटेशन मीन्स अपनी सांसें या किसी शब्द, फोटो या भगवान में ध्यान लगाना। इससे आपको अधिक समय तक के लिए पॉजिटिव फीलिंग मिलती है और आपको पूरे दिन काम करने के लिए ज्यादा एनर्जी भी मिलती है। आप कॉग्निटिव थेरेपी या किसी साइकेट्रिस्ट की दूसरी थेरेपी रूटीन भी अपनाकर अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं। इस थेरेपी में साइकेट्रिस्ट आपको कुछ होमवर्क देता है और आपको वो करना होता है।
इन होमवर्क्स में कुछ माइंड एक्टिविटीज होती हैं। साथ में वीकली या वीक में 2 दिन थेरेपी सेशंस होते हैं, जिसमें वो आपको गाइड करते हैं, आपसे बात करते हैं और आपकी प्रोग्रेस चेक करते हैं। इस थेरेपी में साइकेट्रिस्ट आपके ब्रेन को ट्रेन करता है कि आपको कैसे सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, अपने खुद के डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, अपने आप को खुश रखना है। मेडिटेशन, कॉग्निटिव थेरेपी और प्रोजैक, ये तीनों ही माइंड चेंज करने में पूरी तरह से हेल्प करते हैं। आप इन तीनों में से कोई भी एक तरीका चुन सकते हैं और फिर लाइफ को एंजॉय करें। और याद रखें, लाइफ में कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं होता, बस ये सब हमारी सोच होती है। खुशी दो और खुशी पाओ। आपने सुना तो होगा, कर भला तो हो भला। जी हां, रेसिप्रोसिटी साइकोलॉजी की थ्योरी यही कहती है, जब कोई आपके साथ अच्छा करता है तब उसके लिए भी अच्छा करने का मन करता है, और जब कोई आपके साथ बुरा करता है तब उससे बदला लेने का मन करता है। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम हमारे आसपास के लोगों को जितना खुश रख पाएं उतना खुश रखें। जैसे अगर आपके घर पर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और उस समय आपके पास हॉस्पिटल में पे करने के लिए पैसे नहीं है, तो आप लोगों को कॉल करके हेल्प मांग रहे हैं, तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा कि किसने आपकी हेल्प की थी और किसने नहीं। फिर जब वो लोग आपके पास किसी हेल्प के लिए आएंगे तो आप उनकी हेल्प करने का डिसीजन उसी इंसिडेंट को ध्यान में रखकर लेंगे। यही है रेसिप्रोसिटी, जिसे हम हिंदी में जैसे को तैसा कहते हैं। अगर हम बुरे के साथ बुरा करने का भाव रखेंगे तो ये बदले का भाव हमें नेगेटिव एनर्जी देगा जो हमारी खुशियां ले लेती हैं। इसीलिए चाहे कोई आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, आप उनके साथ अच्छे रहें। बदले में आपको भी उससे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, जिससे आपके पास पॉजिटिव एनर्जी और हैप्पीनेस दोनों बढ़ेंगे। राइटर अल्ट्रा सोशियोलिटी का कॉन्सेप्ट बताते हुए कहते हैं कि सभी अपने परिवार से सबसे ज्यादा अटैच्ड होते हैं और इमोशनली कनेक्टेड महसूस करते हैं। सभी अपने परिवार के और उनसे जुड़े रिश्तेदारों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स के फ्रेंड्स की हेल्प करने को तैयार रहेगा। इसीलिए माफिया में भी लोग अक्सर भाई और गॉड फादर जैसे नाम से अपने सुपीरियर्स को बुलाते हैं, ताकि उनसे फैमिली और कनेक्शन मानकर उनसे काम में हेल्प की उम्मीद की जाए। राइटर कहते हैं कि अगर कोई अजनबी भी आपसे हेल्प मांगे तो आपको मना नहीं करना चाहिए। आपका हेल्प करना एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप शुरू करने का रास्ता खोल सकता है, जो भविष्य में आपको कई खुशियां दिलाने और अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में मदद कर सकता है। पर अगर आप मदद के बदले मदद का ये सिद्धांत छोड़ देते हैं और किसी हेल्प के बदले उन्हें हेल्प नहीं देते हैं, तो हो सकता है कि बाकी लोग भी आपसे कोऑपरेटिव रिलेशन तोड़ दें, जिससे आपको सोसाइटी में रहने में आने वाली परेशानियां खुद हल करनी पड़ेंगी, जो आपकी खुशियों को कम कर देगा। इसीलिए कहते हैं कि हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें समाज में ये लेन देन का सिलसिला चलाते रहना चाहिए। पर राइटर बताते हैं कि कई लोग इस लेन देन के सिलसिले में ईमानदारी नहीं दिखा पाते हैं। इस बात को प्रूफ करने के लिए राइटर ने एक एक्सपेरिमेंट बताया है जो रिसर्चर्स के द्वारा किया गया था। इसमें कुछ लोगों को पेयर में एक टेबल के पास बिठाया गया और कहा गया कि आपकी टेबल पर 21 रुपए है, या तो आप इसे आपस में बांट लें या बिना कुछ लिए चले जाएं। तो अधिकतर लोगों ने खुद 11 रुपए रखे और दूसरे को 10 रुपए दिए। इसी तरह अधिकतर लोग खुद के लिए ज्यादा चुनकर दूसरों के लिए कम चुनते हैं, जिससे सामने वाले की नजरों में आपकी नेगेटिव इमेज बनती है। आभार और बदला, ये दोनों अल्ट्रा सोशियलिटी मतलब सामाजिक जीवन के दो अहम पहलू हैं। अगर आपने एक बार किसी की हेल्प के बदले हेल्प नहीं की है तो शायद वो आपको माफ कर दे या सिर्फ आपके बारे में गॉसिप करेगा और लोगों में आपकी रेपुटेशन बिगाड़ेगा। पर अगर आप बार बार उसकी हेल्प नहीं कर पाते हैं तो आप एक धोखेबाज की कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर कोई दूसरा भी आपकी हेल्प करने से मना कर सकता है। ध्यान रखिए, गॉसिप लोगों को बहुत पसंद होती है। लोग हमेशा बात करते हैं कि किसने क्या किया, क्यों किया, कब किया और कैसे किया। हाँ, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं जिनके डर से हम कहते हैं जरा सोचिए लोग क्या कहेंगे। आप चाहें तो इन लोगों से अपनी तारीफ करवा सकते हैं या अपने धोखे की कहानी बुलवा सकते हैं। चुनाव आपका होगा। इसीलिए अक्सर कहा जाता है, किसी से उपहार लेते समय ध्यान रखना चाहिए कि उतना ही कीमती उपहार आपको भी उन्हें देना होगा।
राइटर बताते हैं कि सेल्स पर्सन जो 6 सिद्धांत लोगों को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचने के लिए उपयोग करते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला सिद्धांत रेसिप्रोसिटी ही है। वो कस्टमर्स को पहले कुछ ऑफर देते हैं, जैसे स्क्रैच कार्ड, लकी ड्रॉ, डिस्काउंट या एक पर एक फ्री। उसके बदले में वो कस्टमर्स को उनका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने को बोलते हैं। सुपरमार्केट्स और एमवे जैसे डीलर्स इनके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही अगर आप किसी से कोई काम कराना चाहते हैं तो पहले आप उन्हें ये बता देते हैं कि उन्हें काम करने के बाद क्या मिलने वाला है, तो उनकी हाँ के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि संडे को होने वाले कैंप में आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प करें, तो वो हेल्प करने के लिए मना कर सकते हैं। पर अगर आप उन्हें कहें कि जो वहां हेल्प करेगा उसे स्पेशल प्रेस रिलीज कवर मिलेगा या सोशल मीडिया पोस्ट में उसे वायरल होने का चांस मिलेगा या कैंप के बाद एक बड़ी पार्टी करेंगे, तो आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तैयार हो सकते हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं बहुत से लोग सर्वे भरवाने के लिए पैसे देते हैं, क्योंकि बिना कुछ फायदे के लोग सर्वे में करना क्या है ये सुनने का समय भी नहीं देते हैं। पर जब बदले में पैसे मिलेंगे सुनते हैं तो कई लोग सर्वे पूरा करते हैं। ये सभी रेसिप्रोसिटी के उपयोग से अपने काम करवाने के एग्जाम्पल हैं, और इसी तरह आप भी रेसिप्रोसिटी का उपयोग करके अपने काम आ सकते हैं और अपनी लाइफ आसान और खुशनुमा बना सकते हैं। खुदा भी अपनी रहमतों की उस पर बरसात करता है जो जरूरतमंद की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। खुद की कमियां देखें। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोय। रहीमदास जी की ये पंक्तियां इस चैप्टर को बहुत अच्छे से दर्शाती हैं। इस चैप्टर में राइटर लोगों के व्यवहार के बारे में बताते हैं कि लोग अक्सर दोगलापन का शिकार होते हैं। अगर दूसरा व्यक्ति कोई काम करे तो उन्हें उसमें दोष दिखता है, पर खुद करें तो उसे करने के पीछे सही उद्देश्य बताने की कोशिश करते हैं। जैसे आजकल जो सबसे ज्यादा इंडिया में चल रही प्रॉब्लम है वो है इंटरकास्ट मैरिज। हमारे पूर्वजों ने हमें अपनी ही कास्ट में शादी करने के संस्कार दिए हैं, पर अगर कोई दूसरी कास्ट में शादी करता है तो अक्सर लोग उन्हें कहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया है, उन्होंने समाज के नियम तोड़े हैं। पर फिर उनके घर के बच्चे खुद इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं और फिर यही लोग लोगों को सफाई देते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसा होने दिया। ऐसे ही दोगलेपन के बारे में राइटर कहते हैं कि ये लोग दूसरों पर जल्दी से आरोप लगा देते हैं, जिससे ये खुद की और दूसरों की खुशियों को बर्बाद करने का कारण बनते हैं। अगर वो किसी को कुछ अलग करते देखें तो उसमें दोष देखने की जगह खुद के मॉरल स्वभाव से संतुष्ट रहेंगे तो वो ज्यादा खुश रह सकते हैं। अक्सर लोग जैसे को तैसा के सिद्धांत पर काम करते हैं, पर ज्यादातर लोग अपनी प्रतिक्रिया लोगों ने क्या किया इस बात पर नहीं देते हैं, बल्कि अपने अनुसार सामने वाले ने जो किया उसका उत्तर देते हैं। जैसे अगर आपने देखा कि एक लड़का उससे करीब 10-15 साल बड़े व्यक्ति को मार रहा है, तो आप उस लड़के को गलत समझेंगे कि कैसा बदतमीज लड़का है, कोई अपने से बड़े व्यक्ति को मारता है क्या। यहां तक कि अगर आप उन्हीं बड़े व्यक्ति की एज या उससे अधिक एज के हैं तो आप भी ये सोचने लग जाएंगे कि आजकल के बच्चों को बड़ों की रिस्पेक्ट करना आती ही नहीं है। पर सच्चाई ये हो सकती है कि वो बड़ा आदमी किसी लड़की को परेशान कर रहा था और बातों से मान नहीं रहा था, इसलिए उस लड़के को हाथ उठाना पड़ा। ऐसी ही हमारी समझ हकीकत से अलग हो सकती है। इसीलिए कहते हैं हर बात के 3 पहलू होते हैं, एक आपका पहलू, दूसरा सामने वाले का पहलू और तीसरा सच का पहलू। अगर आप दूसरों को जज करना छोड़कर सच को समझना शुरू कर दें तो जिंदगी में खुशियां दोगुना हो जाएंगी। पर लोग अच्छे बनने का दिखावा करके बस वही करते हैं जिससे उन्हें फायदा हो। जैसे जब भी किसी भी पर्सन को कुछ शेयर करने या अपने अपोनेंट्स के लिए कुछ चुनने की परमिशन दी जाती है तो वो अपने बेनिफिट के अनुसार अपने फायदे के लिए ऑप्शन चुनता है। वो बायस्ड होकर सिलेक्शन करता है। मानिए कि आप किसी के साथ कोई चैलेंज करने जा रहे हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा देर तक उल्टा पेड़ पर खड़ा रह सकेगा वही जीतेगा और दोनों को एक एक करके जाना है। चैलेंज शुरू करने से पहले एक सिक्का उछालकर देखा गया कि कौन चुनेगा कि पहले किसे भेजना है। जो भी कॉइन उछालने पर जीतता है वो सामने वाले को ही पहले भेजेगा, क्योंकि बाद में जाने वाले को पता होगा कि पहले वाले ने कितनी देर तक वो टास्क किया है। उससे 1 मिनट
या 30 सेकंड भी आप ज्यादा करेंगे तो आप जीत जाएंगे। ऐसे ही हम जिंदगी में हमेशा वही चुनते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हो। सामने वाले के लिए चाहे फायदा हो या नहीं, खेल हो या जिंदगी, हम कभी फेयर गेम नहीं खेलते हैं। जबकि हम सभी समाज में अपने उत्तरदायित्वों की बातें करते हैं। हम जिम्मेदार नागरिक हैं, सामाजिक प्राणी हैं, सबकी चिंता करते हैं जैसी बात हम करते रहते हैं। पर समय आने पर कुछ ही लोग सच में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, और जो ये जिम्मेदारियां निभाते हैं वही खुश रहते हैं। जैसे बात करें कोरोना के समय की, तो हम सभी में से कई घर में बैठकर सरकार को दोष दे रहे थे कि सरकार की तैयारी क्या है, वो जिम्मेदारियों को नहीं निभा रही, लापरवाही कर रही है। पर कहीं ना कहीं सच ये भी था कि कोरोना केसेस बढ़ने के पीछे वो जनता भी जिम्मेदार थी जो बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के और बिना सावधानी के एक दूसरे से मिल रही थी, कहीं भी घूम रही थी। पर उन लोगों को अपनी गलती नहीं, सरकार की ही गलतियां दिख रही थीं। ऐसी ही दूसरों की गलती देखना और खुद की गलती कभी नहीं देखना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि गलती दिखती ही नहीं है तो उसे सुधारने की समझ आना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ राइटर ये बताते हैं कि अगर कोई गलती इंसान खुद करता है तो खुद के मन को अपना वकील बना लेता है जो उसे अपने गुनाह की सजा से बचाएगा। वो पूरी कोशिश करता है हर कारण और पहलू ढूंढने की जिससे अपने आप को बेगुनाह साबित किया जा सकता है, क्योंकि इंसान खुद को कभी गुनाहगार मानना ही नहीं चाहता है। अगर आप अपनी गलती को मानकर इसे सुधार कर लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो एक बेटर लाइफ जी सकते हैं। अपने आप को हमेशा अच्छा देखने की इस आदत के लिए राइटर ने कहा है, सभी अपने आप को रोज कलर्ड मिरर में देखते हैं जिसमें उन्हें वो हमेशा सही और अच्छे ही दिखते हैं। जैसे अगर शहर के लोगों से पूछा जाए कि उन्हें कौन से शहर में काम करने का तरीका सबसे अच्छा लगता है तो वो खुद के शहर का ही नाम लेगा। पर अगर पूरे देश के शहरों में काम करने के तरीकों के कुछ अच्छी प्रैक्टिस के हिसाब से पैरामीटर्स बनाया जाए और फिर टेस्ट किया जाए तो आप पाएंगे कि जिन शहरों के स्कोर एवरेज से कम हैं, उन्होंने भी अपने शहर को एवरेज से अधिक ही बताया होगा। इसी अपने आप और अपने से जुड़ी हर बात को दूसरों से अच्छा बताने की आदत को राइटर ने खुद को रोज कलर्ड मिरर में देखना कहा है। कहते हैं जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है, पर लोगों को जो दिखता है वो उसी पर बिलीव करते हैं, और जो उनका विश्वास है उसके सिवा आप उन्हें कुछ भी समझाने की कोशिश कर लें वो नहीं मानेंगे। जैसे अगर आप विष्णु भगवान की महिमा को मानते हैं तो आप शायद मेरा ये कहना मान जाएं कि हवा विष्णु भगवान की छोड़ी गई सांस से होती है। पर अगर आप भगवान को ही नहीं मानते हैं तो मैं कितने ही तर्क और सबूत क्यों न दे दूं, आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। ऐसे ही लोग ये मानते हैं कि वो सही हैं और बाकी सब बाइस्ड हैं। ज्यादातर किसी एक राजनीतिक पार्टी का समर्थन रखने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। उन्हें अपनी पार्टी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियां बाइस्ड लगती हैं। ऐसे ही कुछ लोगों को लगता है कि शहर का कितना विकास हो रहा है। शहर में नए मॉल, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, मल्टीनेशनल स्कूल्स और IIT, IIM जैसे कॉलेजेस खुल रहे हैं। तो वहीं उसी शहर के कुछ लोग कहेंगे कि लोग अंधाधुंध पेड़ों को काटकर बिल्डिंग्स बना रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट बिगड़ रहा है, क्लाइमेट साइकिल डिस्टर्ब हो रही है। सभी के अपने अलग अलग उद्देश्य और मुद्दे होते हैं। कई बार ये जरूरी नहीं है कि आप गलत नहीं है तो सामने वाला गलत है। हो सकता है कि उसका नजरिया आपसे अलग हो, पर फिर भी वो भी सही है और आप भी सही हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बुराई को खत्म करने के लिए बुरा बनना अच्छा है। राइटर इसे एक वहम बताते हैं और कहते हैं कि हर गुनाह करने वाले के पास अपने गुनाह की कोई ना कोई वजह होती है। उस वजह के कारण उसे बेगुनाह नहीं माना जा सकता है। गुनाह गुनाह होता है चाहे उसका कारण कुछ भी हो। जैसे अगर कोई अपनी बेटी की मौत का इंसाफ पाने के लिए पहले पुलिस के पास गया, फिर माफिया के पास गया, पर उसे इंसाफ नहीं मिला, इसलिए उसने खुद अपनी बेटी के कातिलों को मार डाला। अब अगर वो कहे कि उसने अपनी बेटी का न्याय किया है और अपराध नहीं किया है तो वो गलत होगा। आंख के बदले आंख अगर इंसाफ होगा तो दुनिया अंधी हो जाएगी। राइटर कहते हैं कि अगर हम सच में खुश रहना चाहते हैं तो हमें गीता के कर्मफल के सिद्धांत को मानना चाहिए जो कहता है कि हमें बस कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। हमें मेडिटेशन, कॉग्निटिव थेरेपी या प्रोजैक से अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहिए और जजमेंटल, बाइज्ड और हिपोक्रेसी जैसे नेगेटिव नेचर को बदलना चाहिए। अगर हम अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस करके दूसरों की बुराई ढूंढना
और करना छोड़ दें तो हम एक हैप्पी लाइफ खुद के लिए क्रिएट कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। खुशियों को खोजो मत, अनुभव करो। खुशियां मन का एक भाव होती हैं, फीलिंग होती है जिसे अनुभव किया जाता है। खुशियां हमेशा हमारे आसपास ही होती हैं, पर हम उसे अनुभव नहीं करते हैं और कई चीजों में ढूंढते रहते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पैसा, बंगला, कार, सारे ऐशो आराम और नौकर चाकर होना खुशियां पाने के लिए जरूरी है। जिनके पास ये है वो अमीर हैं और अमीर हमेशा खुश रहता है। पर खुशी पैसों से नहीं मिलती है, मन की संतुष्टि से मिलती है। बुद्ध और शिव हमें संसार में रहकर वैराग्य सिखाते हैं, जिससे मतलब है कि अपने कर्म को अपनी पूरी निष्ठा के साथ करना, हर इंसान, जीव और वस्तु के प्रति सम्मान भाव रखना, न किसी से अधिक लगाव होना और न ही किसी से कोई बैर भाव होना, ना कोई अपना न कोई शत्रु। बस जीवन में आप जो पल जी रहे हैं उसमें खुशी का अनुभव करें। पर हम अक्सर ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में कर नहीं पाते हैं। हमारी खुशियां हमारे जीवन के छोटे छोटे फैसलों से शुरू होकर बड़े सपनों तक हर बात पर निर्भर करती है। बड़े सपनों तक हर बात पर निर्भर करती है। अगर आपने आज का जो रूटीन प्लान किया था वो आप फॉलो नहीं कर पाए तो आप दुखी हो जाएंगे। अपने गोल के लिए आपको आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो दुखी हो जाएंगे। ऐसी ही कई बातें हमारी खुशियों को प्रभावित करती हैं, जिसमें राइटर सबसे पहले प्रोग्रेस प्रिंसिपल के बारे में बताते हैं। जब लोग अपना गोल बनाते हैं तो उन्हें लगता है कि जब ये गोल अचीव किया जाएगा तो मुझे बहुत सारी खुशियां मिलेंगी, पर ये एक सबसे बड़ा वहम है। अगर खुशियां हमें गोल पाने के सफर में ज्यादा मिलती हैं, पर गोल पाने के बाद ऐसा लगता है कि क्या बस इसी के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, और शायद इसीलिए हम एक गोल अचीव करने के बाद दूसरा उससे भी बड़ा गोल बनाते हैं ताकि हमें और खुशियां मिले। सच ही कहा है किसी ने, मंजिल से बेहतर होते हैं रास्ते। राइटर बताते हैं कि गोल को पाने से जुड़े 2 पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, जिनमें पहला है प्री गोल अटेनमेंट पॉजिटिव इफेक्ट। जब आप अपने गोल की ओर एक कदम बढ़ाने लगते हैं तो आपको खुशी होती है कि आपने इतना सफर पूरा कर लिया है, अब आपकी मंजिल आपके और करीब आ गई है। दूसरा इफेक्ट है पोस्ट गोल अटेनमेंट पॉजिटिव इफेक्ट। जब आप अपनी मंजिल पा लेते हैं तब आपको ये खुशी होती है, पर यह खुशी बहुत कम समय के लिए होती है। आपको मंजिल पाने के बाद महसूस होता है कि आपने यहां तक पहुंचने के लिए जो किया उसमें आपको इसे पाने से ज्यादा खुशी महसूस हुई थी। कहते हैं ना कि छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या है, वो तो पल पल बदलती रहती हैं। राइटर कहते हैं कि मानिए अगर किसी को 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगती है तो उसे उस वक्त बहुत खुशी होगी। कुछ समय तक वो उन पैसों को हर सुविधा खरीदने में खत्म करेगा, जैसे बंगला, कार, लग्जरी होम डेकोर, और यहां तक कि वो सोचेगा कि अब तो मुझे जॉब करने की जरूरत भी नहीं है और नौकरी भी छोड़ देगा। पर इसके बाद जब कुछ दिनों में वो इन सबको अपना मानकर उससे खुश होना छोड़ देगा, जैसा कि प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल में बताया गया था, कुछ पाने की खुशी कुछ ही समय तक रहती है। इसीलिए राइटर ने कहा है कि खुशी का प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल के अनुसार सच्ची खुशी अपने गोल को पाने की ओर जाने वाली प्रोग्रेस में ही मिलती है। आप सोचिए कि कोई पर्सन है, वो 30 साल का है और उसे पैरालिसिस हुआ है, जिसकी वजह से अब वो ना चल पा रहा है, ना ही खुद के सारे काम खुद कर पाता है। उसे अपने काम के लिए दूसरों की हेल्प की जरूरत होती है। इसीलिए फैमिली ने एक नर्स रखी है जो पूरे समय उसके साथ रहती है। मीन्स घर पर रहकर भी वो पूरे समय फैमिली के साथ भी नहीं रहता है। ऐसी सिचुएशन में शुरू में थोड़ा दुख होता है कि 30 की इतनी कम उम्र में ऐसा क्यों हुआ, अभी तो लाइफ में कितना कुछ करना बाकी था, और ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया। पर जब कुछ दिनों बाद मेडिसिन और एक्सरसाइज से थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है तो वो खुश दिखाई देने लगता है। आप अच्छी लाइफ पाने की उम्मीद खो देने के बाद जब अपनी अभी की सिचुएशन को अडॉप्ट कर लेते हैं तो उसमें जो मिलता है उसे उम्मीद से ज्यादा मानकर खुश हो जाते हैं। यह खुशी महसूस करने को राइटर ने खुशी का एडाप्टिव प्रिंसिपल कहा है। राइटर इसके बाद हैप्पीनेस का एक फॉर्मूला बताते हुए कहते हैं कि हैप्पीनेस आपको 3 बातों से मिलती है: हमारी बायोलॉजिकल एबिलिटीज, लाइफ की कंडीशंस और वॉलंटरी एक्टिविटीज। इसमें से राइटर का मानना है कि हमारे जीन्स या हमें अपने पेरेंट्स से जो एबिलिटीज मिलती हैं
उसका सबसे अधिक प्रभाव होता है। किसी भी सिचुएशन में पॉजिटिव रहकर खुशियां देखते हैं या हालत से घबराकर, डर, जलन या किसी और कारण से आप खुशियों के पल में भी दुखी होकर बैठ जाते हैं। ये आपके पेरेंट्स से आपको मिले डीएनए पर निर्भर करता है। जी हाँ, राइटर परवरिश से ज्यादा जीन्स पर इसे निर्भर मानते हैं। वो मानते हैं कि अगर कोई सेम पेरेंट्स वाले दो बच्चे अलग अलग घर में बड़े हो रहे हैं, उन्हें अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से बड़ा किया गया है, उनका एजुकेशन अलग अलग रखा गया है, फिर भी उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, हॉबी, उनकी पसंद नापसंद, सोच सब काफी सिमिलर होगी, क्योंकि सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के 50% जीन्स शेयर करते हैं और यही जीन्स उन्हें अपने पेरेंट्स की तरह सिचुएशन को समझने का परसेप्शन देते हैं। इसीलिए सभी की खुशियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये जीन्स होते हैं, क्योंकि ये आपके माइंड को आपके परसेप्शन के अनुसार गाइड करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको किन बातों पर खुश होना है और किन बातों पर नहीं। इसके बाद राइटर बताते हैं कि ऐसी बहुत सारी एक्सटर्नल कंडीशंस हैं जिसका असर आपकी खुशियों पर पड़ता है। मतलब आप किस माहौल में कहां रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब आपकी खुशियों को बहुत प्रभावित करता है। ये कंडीशंस हो सकती हैं शोर, घर से ऑफिस या दूसरी जरूरी जगह जैसे मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल से दूरी, खुद को दूसरों से कम समझना, रिश्ते और सबसे महत्वपूर्ण खुद पर कंट्रोल न होना या कम होना। जैसे मानिए कि आप हाईवे पर ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं या एक ऐसी जगह रहते हैं जहां से रोज 10 ट्रेन गुजरती है, तो उसके शोर से रोज आपका सर दर्द होगा। आप जब दूसरों से बात कर रहे होंगे तो वो शोर आपकी बातों को डिस्टर्ब करेगा, जिससे आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है और आपकी खुशियां कम हो जाएंगी। वैसे ही अगर आप अपना ऑफिस घर से दूर लेते हैं तो आप ज्यादातर समय आने जाने में ही बिता देंगे, जिससे आपको अपनी लाइफ को खुशियां देने वाले पल जीने के लिए समय नहीं मिल पाएगा। अक्सर लोग कम किराया देना पड़े ये सोचकर दूर घर ले लेते हैं, पर उससे उनकी लाइफ और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। आने जाने में ट्रैफिक का शोर भी परेशान करने लगता है। उसके बाद बात करते हैं रिश्तों की। अगर भाई भाई में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो, पति पत्नी रोज किसी न किसी बात पर लड़ते हों या उनका डिवोर्स केस कोर्ट में चल रहा है, तो ये सब बातें उस पर्सन के हर काम को डिस्टर्ब करती हैं, जिससे उसकी खुशियां कम होती हैं। अगर उस पर्सन में सेल्फ कंट्रोल अच्छा है तो वो ये सब सहन करके भी खुश रह सकता है, पर अगर उसमें सेल्फ कंट्रोल कम है तो वो इन परेशानियों को और बढ़ा सकता है। इसीलिए राइटर कहते हैं कि एक पर्सन की खुशियां कई कंडीशंस पर डिपेंड करती हैं। इसके बाद राइटर बताते हैं कि कैसे वॉलंटरी एक्टिविटीज आपको खुशी दे सकती है। खुशी आपको किसी भी काम से मिल सकती है, जैसे गाने सुनना, कोई विशेष प्रकार का खाना खाना या खाना बनाना, फ्रेंड से बातें करना, लॉन्ग ड्राइव पर जाना या क्रिएटिव एक्टिविटी जैसे पेंटिंग करना। बस आपको जो पसंद है वो ही एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि जो आपको पसंद होता है उसमें आप अपना पूरा ध्यान लगाते हैं और खुद को पूरी तरह से उसमें एंगेज कर लेते हैं। और जब आप खुद को किसी काम में एंगेज कर लेते हैं तब आपको खुशी अनुभव होती है। ये वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आप अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस को कंट्रोल नहीं करते हैं, जो हो रहा है उसके फ्लो में डूबकर उसे एंजॉय करते हैं। ऐसी ही एक्टिविटीज वॉलंटरी एक्टिविटीज होती हैं। इस प्रकार राइटर ने बताया है कि कैसे आपकी खुशियां आपके जीन्स, कंडीशंस और वॉलंटरी एक्टिविटीज से जुड़ी होती हैं। अगर आप इन्हें सही तरीके से जोड़ सकें तो आप अपनी खुशियों को पा सकते हैं। इसके बाद राइटर बताते हैं कि जो लोग कहते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती हैं, उन्हें यह नहीं पता होता है कि खुशियां खरीदी कैसे जाती हैं। कुछ लोग समझते हैं कि अमीरों के पास इतने पैसे होते हैं कि वो जो चाहे वो खरीद सकते हैं, खुशियां भी। पर राइटर कहते हैं खुशियां तो एक मिडिल क्लास वाला भी खरीद सकता है, बस उसे खरीदी करना आना चाहिए। खुशियां खरीदने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। एक तो कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन और दूसरा इनकॉन्स्पिशियस कंजम्पशन का। ज्यादातर लोग कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन करते हैं, मतलब अपना पैसा ऐसी चीज खरीदने में लगाते हैं जो दूसरों को दिखे और उनका स्टेटस हाई हो। पर सोचिए कि आज आप आईफोन 11 खरीद लेते हैं और लोगों में आपका स्टेटस बढ़ जाता है। फिर आपके ऑफिस फ्लोर पर धीरे धीरे सब ने आईफोन 11 खरीद लिया। तब तक आईफोन 12 मार्केट में आ गया। अब आप 12 लेंगे और दूसरे भी, फिर आप 13 लेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। इसीलिए स्टेटस हाई करने के चक्कर में महंगी वॉच, 2-4 लोगों के लिए बड़ा बंगला, न्यू मॉडल्स आने पर न्यू कार खरीदना,
ऐसी चीजों पर पैसे क्यों खर्च करना। इसीलिए राइटर कहते हैं कि हमें इनकॉन्स्पिशियस कंजम्पशन करना चाहिए, मतलब उन चीजों पर खर्च करना चाहिए जिससे हमें खुद को खुशी मिले, न कि स्टेटस का दिखावा हो। जैसे लंबे समय के लिए हॉलिडे पर जाना, अधिक से अधिक समय परिवार के साथ और फ्रेंड्स के साथ बिताना, और अपनी हॉबी जैसे क्लब में खेलने जाना, लॉन्ग ड्राइव पर जाना, ट्रैकिंग पर जाना आदि पर खर्च करना चाहिए। अगर आप इनकॉन्स्पिशियस कंजम्पशन करेंगे तो आप कम कमाई में भी ज्यादा खुश रह सकते हैं। जो लोग कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन करते हैं वो प्रतिष्ठा खरीदते हैं, पर जो इनकॉन्स्पिशियस कंजम्पशन करते हैं वो खुशियां खरीदते हैं। अगर आप ये बातें समझ गए तो फिर आप लोगों से कह सकते हैं कि वो शोहरतों का शहर ढूंढते रह गए, मैंने खुशियों के मोहल्ले में बसेरा बना लिया। खुशियों के लिए अपनों से जुड़े रहें। हर सुबह नए दिन की शुरुआत होती है। किसी अपने से बात हो तो खास होती है। हर पल उनके साथ रहो तो दिन भर खुशियां आपके साथ होती है। जी हां, अपनों का साथ, चाहे वो अपने माता पिता हों, बच्चे हों, आपका जीवन साथी हो, दोस्त हों या रिश्तेदार हों, बस अपने हों और अपने पास हों, इतना काफी होता है खुशियों के लिए। इसी बात को जोनाथन ने समझाने के लिए सबसे पहले बताया कि कैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पास रहना पसंद करता है, और अगर उसकी माँ पास नहीं हो पाती है तो उनके साथ रहना चाहता है जो माँ जैसा अनुभव कराए। राइटर के अनुसार माँ और बच्चे के रिश्ते में अटैचमेंट सिस्टम और केयर गिविंग सिस्टम होता है। बच्चा अपनी माँ से अटैच होता है, उसे माँ के आसपास होने से सुरक्षा महसूस होती है और बेफिक्र होकर खेलता है, सीखता है और मस्ती करके खुश रहता है। पर अगर माँ कहीं दूर चली जाए तो डर जाता है और खेल छोड़कर माँ को ढूंढने लगता है या उसके पीछे जाने की कोशिश करता है। यही है अटैचमेंट सिस्टम। वहीं माँ हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखती है, उन्हें हर परेशानी से बचाने की कोशिश करती है और उनकी खुशियों के लिए जो जरूरी है वो सब करने की कोशिश करती है। यही होता है केयर गिविंग सिस्टम। यही अटैचमेंट सिस्टम और केयर गिविंग सिस्टम बड़ों में भी होता है। जैसे एक बच्चा अपने आसपास माँ को देखकर सारे डर भूलकर बेपरवाह होकर खेलने लग जाता है, वैसे ही बड़े भी अपने आसपास किसी ऐसे को पाकर खुश हो जाते हैं जिस पर उन्हें पूरा विश्वास है कि अगर वो हैं तो सब ठीक ही होगा या हो जाएगा। जैसे माता पिता या लाइफ पार्टनर या अपने यंग बच्चे और फ्रेंड्स। इंडिया में ज्यादातर लेडीज कभी भी पति के साथ ही इसलिए जाना पसंद करती हैं क्योंकि वो मानती हैं कि अगर वो साथ रहे तो कोई प्रॉब्लम आई भी तो वो संभाल लेंगे। ऐसे ही पत्नी, माता पिता, बच्चे, दोस्तों और कुछ करीबी रिश्तेदारों पर विश्वास होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई तो संभालने के लिए ये लोग हैं, जिससे डर उनके पास कभी नहीं आता है और वो हमेशा खुश रहते हैं। पर अगर वो पास नहीं है और कुछ रिस्की काम आपको बता दिया जाए तो सबसे पहले आपका मन बोलेगा, काश अभी वो यहां होते, या आज ही इसको पास नहीं होना था, या आज वो है नहीं तभी ये मुसीबत आनी थी। ये सब डायलॉग आपका डर भी बताते हैं और विश्वास भी। आप रिस्क लेने में डर रहे होते हैं, पर साथ में आपको ये विश्वास होता है कि आपकी लाइफ में कोई है जो अगर अभी यहां होता तो आपको ये रिस्क लेने में कोई डर नहीं होता। राइटर कहते हैं कि ये एक सिक्योर अटैचमेंट है, जिसके अनुसार अगर आपके जीवन में प्यार है, अपनों का साथ है, तो आपकी लाइफ में डर नहीं हो सकता है, और जहां डर नहीं होता वहां खुशियों के लिए जगह बहुत होती है। साथ में राइटर बताते हैं कि जब आपको पता है कि आप जिस पर विश्वास करते हैं वो अभी नहीं है, फिर भी आप रिस्क लेने को तैयार हैं। वो होते तो बेटर होता, पर नहीं है तो डर पर कंट्रोल करके काम तो पूरा करना पड़ेगा। ये फीलिंग आप रखते हैं तो ये अवॉइडेंस अटैचमेंट बन जाता है। पर अगर आप सिर्फ डर रहे और जब तक वो नहीं आएगा तब तक रिस्क लेने के लिए तैयार ही नहीं है, तो इस तरह का आपका स्वभाव लव रेसिस्टेंस अटैचमेंट कहलाता है। इन तीनों अटैचमेंट्स को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप लोगों के करीब आने और एक दूसरे पर डिपेंड होने में कंफर्टेबल हैं और उनके पास आने और दूर जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप सिक्योर अटैचमेंट में हैं। अगर दूसरों के करीब आने से आप कुछ अनकंफर्टेबल होते हैं तो उन पर पूरा ट्रस्ट करने और उन पर डिपेंड होने में आपको परेशानी होती है, तो आप अवॉइडेंट अटैचमेंट में हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिन्हें पसंद करते हैं वो आपके पास आना नहीं चाहते हैं, आपका पार्टनर आपको प्यार नहीं करता है, आप उनके जितना पास जाने की कोशिश करते हैं वो आपसे उतना ही दूर हो जाता है,
तो आप रेसिस्टेंट अटैचमेंट में हैं। अगर आप सिक्योर अटैचमेंट में हैं तो आप सबसे ज्यादा खुश रह सकते हैं, पर अवॉइडेंस में आपकी खुशियां कम हो जाती हैं और रेसिस्टेंट में तो बहुत ही कम हो जाती हैं। इसके बाद राइटर बताते हैं कि अलग अलग एज में हर इंसान को अलग अलग रिश्ते की अपने की जरूरत होती है। जैसे अगर 8 साल के बच्चे से पूछा जाए कि उसे सबसे ज्यादा किसके साथ समय बिताना पसंद है, तो वो कहेगा माता पिता के साथ। 8 से 15 साल के बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद करते हैं। इसके बाद वो अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि रोमांटिक पार्टनर के साथ वही अटैचमेंट और केयर गिविंग सिस्टम होता है जो बच्चे और माँ के बीच में होता है। राइटर बताते हैं कि जब लव की बात आती है तो लोगों के दिमाग में बस लड़का और लड़की का लव ही आता है, मींस रोमांटिक लव याद आता है, क्योंकि मूवीज में ज्यादातर वही दिखता है। ज्यादातर गाने उसी लव पर बनते हैं, पर माता पिता और बच्चों के बीच में भी प्यार होता है, भाई बहन के बीच भी प्यार होता है और दूसरों के बीच में भी। पर अगर बात करें रोमांटिक लव की तो वो 2 तरह के होते हैं, पैशनेट लव और कंपेनियनेट लव। रिसर्चर्स बताते हैं कि पैशनेट लव वो होता है जिसमें इमोशन वाइल्ड स्टेट में होते हैं। यहां पार्टनर खुशी और गम, जलन और परवाह, गुस्सा और भरोसा, सब तरह के इमोशंस के बीच इंसान उलझन में रहता है कि वो अपने पार्टनर से किस तरह जुड़ा हुआ है। बस उसे ये पता है हम साथ हैं और साथ रहना चाहते हैं। ये वही लव है जो मूवीज में, सीरियल्स में और रोमांटिक नॉवेल्स में बताया गया है। पर कंपेनियनेट लव इससे अलग है, जिसे कई लोग सच्चा प्यार और प्योर लव भी कहते हैं। इसमें पार्टनर्स की लाइफ एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ी होती है, इसलिए वो एक दूसरे से अफेक्शन फील करते हैं। इसमें अटैचमेंट और केयर गिविंग दोनों सिस्टम की हेल्प से दोनों पार्टनर्स आपस में अपने लव को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। इसीलिए अक्सर पैशनेट लव स्टोरीज में ब्रेकअप जल्दी हो जाता है, पर कंपेनियनेट लव लंबे समय तक और ज्यादातर मरने तक साथ रहने वाला लव है, इसीलिए इसे सच्चा प्यार भी कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि पैशनेट लव भी तो समय के साथ कंपेनियनेट लव बन सकता है, तो आप गलत हैं। दोनों ही बहुत अलग प्रोसेस है और पैशनेट लव में ज्यादातर 6 महीने से 1 साल के अंदर ब्रेकअप हो जाता है, जबकि कंपेनियनेट लव में है ये समझने में ही सालों निकल जाते हैं। इसीलिए कई साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट ये एडवाइस देते हैं कि लव कमिटमेंट या प्रपोज के बाद 18 महीने से पहले शादी नहीं करना चाहिए। इस टाइम पीरियड में ब्रेकअप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप ये टाइम निकाल लेते हैं तो आप एक हैप्पी कपल बन सकते हैं और शादी कर सकते हैं। इससे आप डाइवोर्स करने से बच जाएंगे और कई सोसाइटी प्रेशर से बचने के कारण ज्यादा हैप्पी फील करेंगे। पर जो रिश्ता पैशनेट लव से पहले ही टूट गया है, उसमें कभी भी वो अटैचमेंट और केयर गिविंग सिस्टम नहीं आ सकता कि वो कंपेनियनेट लव में बदल जाए। अगर आप पैशनेट लव में विश्वास करेंगे तो बार बार हो रहे ब्रेकअप्स और रोमांटिक लाइफ की परेशानियां आपकी खुशियों को रोकेंगे। इसीलिए आप कंपेनियनेट लव को चुनेंगे तो बेटर है। जैसा आपको पहले बताया गया कि जरूरी नहीं है कि ये लव सिर्फ रोमांटिक पार्टनर से हो। अगर आपको लगता है कि आपके पैशनेट लव के कारण अब आप किसी और रोमांटिक रिश्ते में नहीं जुड़ना चाहते हैं, तो आप भगवान से, सच से या प्रकृति की खूबसूरती से प्यार कर सकते हैं। कई सूफी कवियों ने कहा है कि अगर भगवान को प्रेमी मानोगे तो भगवान की भक्ति ज्यादा कर सकते हैं। भगवान को भगवान मानने से सम्मान और डर का भाव आता है, जबकि कई कवि उन्हें प्रेमी मानकर उनसे रूठने का हक भी है हमें कहते हैं। हट करके अपनी बात मनवाने का हक भी है हमें, जैसे मीरा ने कृष्णा की भक्ति की है। ये प्रेम भरी भक्ति बहुत अधिक शांति और खुशी देती है। इसके बाद राइटर बताते हैं कि कई लोग रिश्तों और धर्म में खुद को नियमों से बंधा मानते हैं और जिससे आजादी चाहते हैं, पर यह आजादी बहुत खतरनाक होती है। जैसे आपको शुरुआत में बताया गया कि अगर हमारे अपने हमारे साथ हैं तो हम खुश रहते हैं। रिसर्चर्स बताते हैं कि जो लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं वो ज्यादा उम्र तक खुशहाल और हेल्दी लाइफ जीते हैं। जिनके सोशल रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिससे उनकी उम्र बढ़ती है, सर्जरी या बीमारियों से जल्दी रिकवरी होती है, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारियों का रिस्क कम होता है और वो हमेशा अच्छे मूड में होते हैं। इन सभी कारणों की वजह से वो करियर में भी बहुत सफल होते हैं और हर क्षेत्र में सक्सेसफुल होते हैं। इसीलिए तो कहा है कि जहां परिवार में एकता है वहां खुशियों का खजाना है।
हादसों में भी खुशियों का रास्ता। उस शख्स को कोई गिरा नहीं पाया जिसे चलना ठोकरों ने सिखाया। जो जिंदगी की उतार चढ़ाव को देखकर उनसे लड़कर जीना सीखते हैं, उनके अनुभव दूसरों से कहीं ज्यादा होते हैं और उन्हें जिंदगी जीने का तरीका भी सबसे ज्यादा अच्छे से पता होता है। कहते हैं कि किताबें आपकी जिंदगी के वो सबक नहीं सिखा पाती जो हालात सिखाते हैं, जिंदगी की परेशानियां सिखाती हैं। जोनाथन ने यही समझाते हुए कहा है कि अक्सर लोग अपने भाग्य को जानने की कोशिश करते हैं, ज्योतिष या पंडितों के पास जाकर उनसे अपने आने वाले कल में क्या होने वाला है जानने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर कोई परेशानी आने वाली हो तो उसे टालने की कोशिश करें। इसलिए अच्छा मुहूर्त निकाल कर काम करने की कोशिश भी करते हैं। पर जिंदगी में आपके लिए जो लिखा है उसे स्वीकार कर आज में रहकर जिएं तो आप पाएंगे कि अगर कोई परेशानी आती भी है तो वो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाती है और सबसे ज्यादा आपको खुद के बारे में बताती है, आपकी ताकत, आपके टैलेंट और कमजोरियों के बारे में भी बताती है। आपने शायद अरुणिमा सिन्हा का नाम जरूर सुना होगा। 12 अप्रैल 2011 को एक ट्रेन एक्सीडेंट में उन्होंने अपना एक पैर खो दिया था। उन्हें आर्टिफिशियल पैर लगाया गया। देखा जाए तो किसी 22 साल की लड़की के लिए बहुत बड़ा हादसा था। कई लोगों ने शुरू में उन्हें कहा कि अब उन्हें दूसरों के सहारे जिंदगी गुजारनी होगी, जिंदगी के उनके कई सुख अब उनसे छिन जाएंगे। पर इस हादसे के बाद उन्होंने अपनी काबिलियत को अच्छे से जाना और एक पैर और एक आर्टिफिशियल पैर के साथ उन्होंने 2014 तक कई माउंटेन पीक्स जैसे एवरेस्ट, देनाली पर पहुंचकर अपने हौसले दुनिया को दिखाए और उसके बाद 1 जनवरी 2019 को वो माउंट विंसन तक पहुंच गईं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। उनकी ये स्टोरी बताती है कि परेशानियां, यहां तक कि बड़े से बड़े हादसे भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और अपने हौसले को और बढ़ाने का मौका देते हैं। अरुणिमा की ये कहानी नीशे की लाइन को सही साबित करती है कि अगर उस हादसे ने मुझे मारा नहीं तो उसने मुझे पहले से ज्यादा मजबूत बनाया है। ऐसे ही आपको भी हर परेशानियों का पूरे जज्बे के साथ सामना करना चाहिए। कई बार कुछ लोग किसी बड़े हादसे से गुजरने के बाद पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसे शॉर्ट में PTSD कहते हैं, महसूस करते हैं। जैसे जब आप ड्राइव कर रहे हैं, उस समय किसी कार एक्सीडेंट की वजह से किसी अपने की मौत हो जाने पर आपको कार ड्राइव करने में फोबिया होना। ऐसे ही PTSD के सिम्टम्स पैनिक अटैक, एंजाइटी और डिप्रेशन है और कई बार ये जिंदगी भर साथ रहते हैं और कई बार अपनों के साथ और प्यार से इसे दूर किया जा सकता है। कि किसी लड़की की शादी एक ऐसे इंसान से हो जाती है जो शादी के बाद रोज उसे मारता है, तो वो कुछ दिनों में उस लड़के से डिवोर्स ले लेगी और अपनी एक नई जिंदगी भी शुरू कर लेगी। हो सकता है कि अपना बहुत सक्सेसफुल करियर भी बना ले, पर साथ में पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर के कारण हो सकता है कि जब भी उसके सामने शादी की बात की जाए तो वो अपने पति की मार याद करके पैनिक हो जाए। पर कुछ साल में वो मेडिटेशन, कॉग्निटिव थेरेपी या किसी अच्छे इंसान के साथ समय बिताकर अपने उस पैनिक को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। राइटर का मानना है कि ऐसे हादसों में पॉजिटिव एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स होता है धार्मिक बातों और कामों में मन लगाना। कई रिसर्च ये प्रूफ करती है कि ज्यादातर लोग जो कैंसर, HIV, पैरालाइसिस जैसी बीमारियों या भूकंप, सुनामी, किसी अपने सबसे करीबी की मौत जैसे हादसों से गुजरते हैं, उनमें पहले से ज्यादा ग्रोथ देखी है, क्योंकि इन परिस्थितियों में उन्हें सबसे पहले अपनी काबिलियत के बारे में जानकारी मिलती है। आप अपनी चुनौती से लड़ने की छिपी हुई क्षमताओं को देखते हैं और इन क्षमताओं को देखने से आपकी खुद पर राय बदल जाती है। इसमें से कोई नहीं जानता कि हम वास्तव में क्या सहन करने में सक्षम हैं। आप अपने आप से कह सकते हैं कि अगर मैं X को खो देता तो मैं मर जाता, या मैं Y की जगह होता तो मैं कभी ये नहीं कर पाता। पर अगर आप X को खो देते हैं और आप Y के समान स्थिति में होते हैं तो भी आपका दिल धड़कना बंद नहीं करेगा। जब आप उन परिस्थितियों में हैं तो उन परिस्थितियों का सामना करने की पूरी कोशिश करेंगे और तब आप जान पाएंगे कि आपको लगता था कि आप जो नहीं कर सकते वो करने की भी हिम्मत आप में है। ट्रॉमा के बाद आपको जो लाभ मिलते हैं उसमें दूसरा है अपने रिश्तों की समझ। आप ये समझ पाते हैं कि दुनिया भर के ऐशो आराम के लग्जरी सामान और सोशल मीडिया के हजारों फ्रेंड्स, इन सबसे पहले आपका परिवार आपके साथ हमेशा रहता है।
आप कठिनाइयों में ही जान पाते हैं कि कौन सच में आपका अपना है और कौन अपना होने का दिखावा कर रहा है। इसके बाद आप समझ जाते हैं कि किन लोगों को खुश रखने में आपको समय देना चाहिए। साथ ही जिन्होंने अपने किसी करीबी को खोया होता है या मौत को करीब से देखा होता है, वो उस ट्रॉमा से निकलने के बाद और भी स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेशनशिप्स बना पाते हैं। सबके प्रति समान प्यार, सम्मान और केयर रखते हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि पोस्ट ट्रॉमा लोगों की पर्सनैलिटी में ग्रोथ भी देखी गई है। साइकोलॉजिस्ट डैन मैकएडम बताते हैं कि पर्सनैलिटी के 3 लेवल होते हैं, जिसमें सबसे लोवेस्ट लेवल होता है बेसिक ट्रेट्स, उसके बाद मिडिल में कैरेक्टरिस्टिक्स एडाप्टेशन और तीसरा होता है लाइफ स्टोरी। पर्सनैलिटी के बेसिक ट्रेट्स मतलब गुणों की बात करें तो इनमें बिग 5 जैसे नए एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार रहना, दूसरों से सहमति रखना और कुछ भी करने की समझ और इच्छा होना है। कैरेक्टरिस्टिक्स अडाप्टेशन में खुद के गोल्स, सुरक्षा, सिद्धांत, आदर्श, विश्वास और कंसर्न जैसे अच्छे पेरेंट्स बनना और रिटायरमेंट प्लान्स शामिल हैं। लाइफ स्टोरी अपने आज में कुछ ऐसा करना जिससे आने वाले कल में आपकी लाइफ एक खूबसूरत स्टोरी की तरह दूसरों को सुनाई जा सके। हम अपने व्यवहार और समझ से अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। परेशानियां आपकी पर्सनैलिटी के इन तीनों लेवल्स को निखारती हैं, इसलिए परेशानियों को आने से आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ देखी जाती है। अक्सर जब अच्छे लोगों के साथ कुछ बुरा होता है, जैसे किसी लड़की के साथ रेप हो, तो सभी सोचते हैं कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। बुरे के साथ बुरा तो उसके कर्मों का फल होता है, पर किसी अच्छे के साथ बुरा होना हमारे विश्वास को हिला देता है। पर जो इस ट्रेजेडी को समझ पाते हैं वो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ भी आसानी से कर पाते हैं, पर जो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं वो ट्रॉमा से जूझते रहते हैं। उनके लिए सदमे से बाहर निकलकर ग्रोथ करना मुश्किल होता है। जो लोग पॉजिटिव सोच रखते हैं और भगवान में विश्वास रखते हैं, वो लोग ऐसी ट्रेजेडी से जल्दी उभरकर ग्रोथ करने लग जाते हैं। उनकी हैप्पीनेस, उनका भगवान में विश्वास और आगे भगवान कुछ अच्छा करने वाले हैं, इस होप से बंधी होती है, जिससे वो कितनी भी ट्रेजेडी के बाद भी खुश रह पाते हैं। जब कोई ट्रेजेडी आती है तो लोग 3 में से किसी एक तरह से डील करते हैं, जिनमें से पहला है एक्टिव कोपिंग, जिसमें वो प्रॉब्लम को समझकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है रीअप्रेजल, जिसमें वो अपने विचारों को पॉजिटिव रखकर प्रॉब्लम में से कुछ प्रॉफिट देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तीसरा है अवॉइडेंस कोपिंग, जिसमें लोग अपनी ट्रेजेडी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और उसके प्रभाव से भागने की कोशिश करते हैं। इसके लिए या तो वो खुद को उन चीजों से दूर कर लेते हैं जिससे वो ट्रेजेडी जुड़ी है, या ड्रिंकिंग और ड्रग्स का सहारा ले लेते हैं। जब लोग पॉजिटिव सोच वाले, भगवान में विश्वास रखने वाले होते हैं तो वो एक्टिव कोपिंग और रीअप्रेजल के बीच का कोई कॉपिंग स्टाइल डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो जान सकें कि उनमें से क्या पॉजिटिव सीखने को मिल रहा है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप पेसिमिस्ट हैं तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, पर ऑप्टिमिस्ट से ये आसान हो जाता है। अगर आप पेसिमिस्टिक हैं तो आपको रिकवरी के लिए कुछ अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। रिसर्च ये बताती है कि अगर आप अपनी बातें दूसरों से शेयर करते हैं तो आप ज्यादा स्वस्थ और खुश रहते हैं। पर जो लोग ऐसे ट्रॉमा से गुजरते हैं जिसकी वजह से उन्हें बदनामी सहन करनी पड़ती है, तो वो इस बारे में किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं। जैसे जिसके साथ रेप हुआ हो, उसे इस बारे में किसी से बात करना कभी पसंद नहीं आएगा। ऐसे में अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाने के कारण उसकी रिकवरी भी स्लो होती है और पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ भी स्लो हो जाती है। इसलिए अगर वो अपने मन की बातें रोज 15 से 20 मिनट तक कहीं लिखें या वॉइस रिकॉर्डर में बोलकर रिकॉर्ड कर दें तो भी उसे रिलीफ मिलेगा। इसे हम मन हल्का करना कहते हैं। दुख में जी भर कर रो लेने से, दर्द किसी के साथ शेयर कर लेने से ट्रेजेडी के नेगेटिव इफेक्ट्स जल्दी खत्म हो जाते हैं। आप ट्रेजेडी से बाहर आने के लिए कॉग्निटिव थेरेपी, मेडिकेशन जैसे तरीके भी उपयोग कर सकते हैं। ये आपको पॉजिटिव सोचने के लिए इंस्पायर करेंगे। इसके साथ ही आपको सोशल सपोर्ट नेटवर्क रखना चाहिए। ऐसे 2-4 लोगों का साथ होना चाहिए जिनसे आप दिल खोलकर बात कर सकें, जिन पर आपको पूरा विश्वास हो। ये आपके माता पिता, बच्चे, पति पत्नी या फ्रेंड्स कोई भी हो सकते हैं, या फिर आप भगवान से भी ये रिश्ता महसूस करके अपने दिल की हर बात उनसे शेयर कर सकते हैं। सभी धर्मों के साथ साथ साइंस भी ये मानता है कि भगवान से भी कन्फेशन कर देने से
ट्रेजेडी के इफेक्ट से बाहर आने में बहुत हेल्प मिलती है। इसके बाद राइटर बताते हैं कि किसी की बचपन में कैसे परवरिश हुई है, इसका उस पर बहुत असर पड़ता है। अगर बच्चा एक सेफ और कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट में बड़ा होता है तो वो बहुत पॉजिटिव होगा, पर अगर उसका बचपन नेगेटिव वाइब्स जैसे लड़ने झगड़ने के बीच बीता है तो वो नेगेटिव सोच ज्यादा रखेगा। इसीलिए बच्चों के लिए ट्रेजेडी ज्यादातर पर्सनैलिटी ग्रोथ नहीं देती है, लेकिन उनमें नेगेटिव इफेक्ट छोड़ जाती है। इसीलिए बच्चे जब ट्रेजेडी का शिकार होते हैं तो उन्हें ज्यादा केयर की जरूरत होती है, पर फिर भी अगर वो इससे बाहर आते हैं तो खुद को और भी ज्यादा स्ट्रांग और डेवलप्ड पाते हैं। इन परिस्थितियों से निकलकर हर उम्र का इंसान पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो जाता है। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर पत्ते नहीं आते हैं, ठीक उसी तरह कठिनाइयों के बिना इंसान में हिम्मत और सबक नहीं आते। खुशी पाने के लिए अच्छी आदतें डालें। बुद्ध ने कहा है, अपने मन को अच्छे काम करने के लिए मन नेगेटिव वाइब्स जैसे लड़ने झगड़ने के बीच बीता है तो वो नेगेटिव सोच ज्यादा रखेगा। इसीलिए बच्चों के लिए ट्रेजेडी ज्यादातर पर्सनैलिटी ग्रोथ नहीं देती है, लेकिन उनमें नेगेटिव इफेक्ट छोड़ जाती है। इसीलिए बच्चे जब ट्रेजेडी का शिकार होते हैं तो उन्हें ज्यादा केयर की जरूरत होती है, पर फिर भी अगर वो इससे बाहर आते हैं तो खुद को और भी ज्यादा स्ट्रांग और डेवलप्ड पाते हैं। इन परिस्थितियों से निकलकर हर उम्र का इंसान पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत हो जाता है। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर पत्ते नहीं आते हैं, ठीक उसी तरह कठिनाइयों के बिना इंसान में हिम्मत और सबक नहीं आते। खुशी पाने के लिए अच्छी आदतें डालें। बुद्ध ने कहा है, अपने मन को अच्छे काम करने के लिए मना लो। बुरा करने वाले बस तब तक खुश रहते हैं जब तक उनके कर्मों का फल उन्हें नहीं मिलता है, पर अच्छे कर्म करने वाले तब तक खुश रहते हैं जब तक वो अच्छे काम करते रहते हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया के हर देश में, हर कल्चर ट्रेडिशन में ये माना जाता है कि अच्छे काम करने से ज्यादा खुशी और किसी बात से नहीं मिल सकती है। अच्छे कर्मों की लिस्ट सभी धर्मों और देशों में थोड़ी अलग हो सकती है, पर खुशी से अच्छे कामों के संबंध पर सबके विचार एक जैसे ही हैं, और वो है सदाचार ही परम सुख है। कई फिलोसफर्स भी सदाचार को अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। जैसे फ्रैंकलिन ने बताया कि हमें हमारे व्यवहार में कुछ ऐसी आदतें लानी चाहिए जिससे हमारा अपने पर कंट्रोल हो कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। इसके लिए फ्रैंकलिन ने यह भी बताया कि शुरू में आपको अपने व्यवहार को कंट्रोल करना मुश्किल होता है कि क्या करना है और क्या नहीं, पर फिर समय के साथ ये हमारी आदत बन जाती है कि हमें बस अच्छे काम ही करना है। यही आदत बुरे वक्त में हमें पॉजिटिव सोचने में भी हेल्प करती है, किसी भी परिस्थिति में सही डिसीजन लेने की एबिलिटी देती है। फ्रैंकलिन ने खुद के व्यवहार में सदाचार लाने के लिए एक 30 अच्छी आदतों की लिस्ट बनाई और रोज एक आदत पूरे दिन पूरा करने का प्रण लिया। शुरू में जब वो इसमें फेल होते तो उस दिन कैलेंडर में एक मार्क लगा देते, पर उन्होंने देखा कि धीरे धीरे हर महीने के कैलेंडर में ये मार्क्स कम होने लगे, जिससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जब हम कुछ दिनों तक किसी काम को करने की प्रैक्टिस करते हैं तो हम धीरे धीरे उसे अपनी आदत भी बना लेते हैं। और इसी तरह अच्छी आदतों को अपनाना ही बुद्ध और इपिक्यूरस का खुशी का सिद्धांत है। लगभग सभी कल्चर में कुछ एक जैसे सदाचार मिलेंगे, जैसे सच्चाई, ईमानदारी, न्याय और संयम। बुद्ध ने खुश रहने के लिए जीवन में अष्टांग योग का मार्ग बताया है। इसमें 8 ऐसे आचरणों के बारे में बताया गया है जिनके पालन से कोई भी इंसान संतुष्टि, शांति और खुशी अनुभव कर सकता है। सभी प्राचीन कथाएं बच्चों का मौलिक विकास, आदर्श चरित्र, सिद्धांत और सदाचार का अभ्यास और आदत पर जोर देती हैं। इनमें तथ्यों पर अधिक महत्व नहीं दिया गया है। इसीलिए आजकल सभी साइंस से तुलना करके इन बातों को नजरअंदाज करने लगे हैं। लोग मानते हैं कि खुश रहने के लिए तर्क संगत सोचना जरूरी है, और इसके लिए कई बार वो उन बातों पर भी उंगली उठाते हैं जिनसे वास्तविक खुशी पाई जा सकती है, जैसे ईमानदारी और सच्चाई। अगर लोगों को इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है या कोई ठोस कारण आप नहीं दे सकते हैं, तो वो लोग इसे मानने से मना कर देंगे। कांट और बेंथम ने इस पर अपने अपने विचार रखते हुए कहा है कि सदाचार के अनुसार आप जो भी काम करें उसे करने का निर्णय
आपको किसी एक सिद्धांत के आधार पर ही लेना चाहिए कि या तो जो कर्तव्य और दायित्व बताए हैं उनका पालन हो, चाहे इसके परिणाम आपके लिए बुरे ही क्यों ना आए, या फिर उसके करने से अधिक लोगों का अच्छा हो। कांट हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य और दायित्वों को निभाने पर जोर देते हैं, तो बेंथम अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले इस पर दोनों का ही सिद्धांत दूसरों की भलाई से जुड़ा है, चाहे इसे खुद का या कुछ कम लोगों का नुकसान ही क्यों ना हो। जैसे प्राचीन नियमों के अनुसार 100 की जान बचाने के लिए एक को मारना या मरना पड़े तो सोचना नहीं चाहिए, और कानून कहता है कि 100 अपराधी छूट जाएं पर एक निर्दोष की जान नहीं जानी चाहिए। 100 की जान जाने के बदले एक को मारना बेंथम के प्रिंसिपल को दर्शाता है, तो एक के लिए 100 को छोड़ना कांट के प्रिंसिपल को। इसी प्रकार ये दोनों फिलॉसफीज कानून और राजनीति के नियमों में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। राइटर बताते हैं कि आजकल लोग सदाचार को सेल्फ इंटरेस्ट से जोड़ते हैं, जैसे दान देना, दूसरों की मदद करना वगैरह वगैरह। इस सदाचार का मतलब अपने चरित्र को बनाना और ईमानदारी, सच्चाई और संयम जैसे गुणों से अपने आप को अच्छे कामों को करने के लिए प्रेरित करना होता है। आजकल स्कूल में बच्चों को केस स्टडीज के माध्यम से मॉरल वैल्यूज सिखाई जाती हैं, जिससे बच्चे कुछ चुनी गई परिस्थितियों में क्या करना है और क्या नहीं सीख पाते हैं। पर जब उनकी लाइफ में कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो वो समझ नहीं पाते कि उन्हें मॉरल वैल्यूज का उपयोग यहाँ कैसे करना है। जैसे महाभारत में एक तरफ अर्जुन को दिख रहा था कि कौरवों ने गलत किया है, इसलिए उन्हें सजा मिलना चाहिए, पर दूसरी तरफ बड़ों का सम्मान करना भी तो आदर्श है। तो इन परिस्थितियों में उलझन में पड़ गए कि किस मार्ग का चुनाव सही होगा। वहां तो कृष्ण उनके सारथी थे जिन्होंने उन्हें सही मार्ग बता दिया, पर सबको हर परेशानियों में कोई सारथी मिल ही जाए ये जरूरी तो नहीं। इसीलिए केस स्टडीज से मॉरल सीखने की बजाय मॉरल वैल्यूज को सही दिशा में समझने की कोशिश करना चाहिए। कहते हैं कि सदाचार का जितना अभ्यास किया जाए उतना ही चरित्र अधिक मजबूत होता है और खुशियां बढ़ती हैं। अधिकतर लोग सही रास्ते को देख सकते हैं, उसे समझते हैं, मानते हैं, पर फिर भी गलत ही चुनते हैं। जैसे दुनिया भर के लोग मानते हैं कि नॉनवेज खाना गलत बात है। इससे न सिर्फ आप कुछ जीवों की हत्या के दोषी होते हैं, साथ ही साथ कई इन्फेक्शन फैलने का डर भी होता है। जैसे कोरोना की शुरुआत का कारण चमगादड़ खाना बताया गया था, फिर भी कई लोग आज भी नॉनवेज के बिना अपना दिन पूरा नहीं करते हैं और आगे भी यही चलता रहेगा। सेलिगमैन ने 1998 में दिमागी बीमारियों की इलाज के लिए DSM मतलब डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल बताया, जिसमें उन्होंने दिमाग की बीमारियों की इलाज के लिए सदाचार और स्ट्रेंथ को हेल्पफुल बताया है। इसके लिए उन्होंने विश्व के कई बड़े धर्मों की धार्मिक किताबों को पढ़ा और उनमें से जो सबसे ज्यादा समान 6 सदाचार के लक्षण थे वो उन्होंने बताए। ये 6 लक्षण हैं विवेक, साहस, मानवता, न्याय, संयम और श्रेष्ठता। ये 6 गुण मिलकर किसी पर्सन के चरित्र को मजबूत बनाते हैं, आदर्श बनाते हैं। रिसर्च बताती है कि भले ही आज कई लोग कर्मों के फल और स्वर्ग नरक जैसी बातों में विश्वास नहीं करते हैं, पर जब उनसे उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण के बारे में पूछा जाता है तो उनके 3 उत्तर होते हैं। पहला होता है बायोमेडिकल, दूसरा इंटरपर्सनल और तीसरा है मॉरल। मॉरल से मतलब पुराने कर्मों का फल के रूप में। इंटरपर्सनल से मतलब वो काम जिससे किसी का बुरा हुआ हो, जैसे किसी के साथ झगड़ा। कई बार लोग धर्म यानी अपने रिलीजन को ही मॉरल मान लेते हैं। वो धर्म के नाम को धर्म का कर्म समझ लेते हैं और इसके नाम पर कई प्रकार की हिंसा करते हैं, जिससे आतंकवाद जैसी समस्या उत्पन्न होती है। जब ऐसा होता है तब लोगों को मॉरल और धर्म में अंतर समझना आवश्यक हो जाता है। सेल्फ इंटरेस्ट कभी भी सदाचार नहीं हो सकता है। जिसके हाथ हमेशा देने के लिए खुले रहते हैं, भगवान उसकी हथेली कभी खाली नहीं होने देता। जिसे खुशियां बांटने, दूसरों के दर्द दूर करने और दूसरे की परेशानियां हल करने की आदत होती है, वो हमेशा सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। यहां तक कि जेन पिलियाविन ने अपनी स्टडीज में पाया है कि जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं वो वास्तव में बहुत खुश रहते हैं। ऐसे ही कई स्टडीज बताती हैं कि दूसरों की सेवा करने वाले लोगों को अपनी अच्छाई के एहसास के कारण अपने जीवन में बाकी लोगों से ज्यादा खुशियां महसूस होती हैं। राइटर कहते हैं कि आजकल लोग चरित्र बनाने की जगह पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व बनाने पर अधिक ध्यान देते हैं। मॉरल वैल्यूज की जगह सोशल स्टेटस में ज्यादा विश्वास रखते हैं।
जिसके कारण उनकी खुशियों का लेवल घट रहा है और लाइफ में स्ट्रेस और टेंशन बढ़ रहा है। सबसे सरप्राइजिंग है कि आज कैसे लोग मानवता को भूलकर जाति, धर्म, रंग, भाषा और जेंडर के आधार पर खुद को बांट रहे हैं और आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। सभी लोगों के लिए सदाचार और मॉरल वैल्यूज को सही तरीके से समझाना और अपने जीवन में उतारना जरूरी है, क्योंकि सदाचार और परोपकार से बड़ी खुशी इस दुनिया में कोई दूसरी नहीं है। दिव्यता भगवान के साथ भी और बिना भी। नजर बदलने से सृष्टि बदल जाती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे आसपास महसूस करते हैं, पर कभी कभी अगर हमारे आसपास हमें हमारी सोच से अलग कुछ दिख जाता है तो उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे हम में से अधिकांश लोग सिर्फ 2 डायमेंशनल में सोचते हैं, जिसमें पहला है हमारे करीबी और पसंद और दूसरा है स्टेटस, जिसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस भी कहा जाता है। राइटर ने इसके अलावा भी एक डायमेंशन माना है, 3rd डायमेंशन, जो कि है डिवाइन मींस दिव्यता। आप चाहें तो इसे भगवान से जोड़ सकते हैं, पर राइटर खुद नास्तिक हैं। उसके बाद भी कुछ बातें उन्होंने खुद महसूस की है जो उनके जीवन में काफी बदलाव लाई है। जैसे जब राइटर भुवनेश्वर आए तो वहां से उन्होंने फुटवियर को घर के बाहर उतारकर घर में आना सीखा, जिससे उन्हें अपने घर में पहले से ज्यादा स्वच्छता मिली। पहले लोग सड़क के गंदे फुटवियर से घर के किसी भी हिस्से में चले जाते थे, जिससे घर गंदा दिखता था। यहां तक कि किचन और खाने के स्थान पर भी फुटवियर से गंदा हो जाता था, जो हाइजीन की नजर से भी सही नहीं है। पर अब घर स्वच्छ रहने से उन्होंने घर में पॉजिटिव वाइब्स महसूस की। ऐसी ही छोटी छोटी बातें कई बड़े मैजिक करती हैं, जिससे लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस आती है। राइटर घृणा और दिव्यता का संबंध बताते हुए कहते हैं कि कैसे लोग कई बातों को धर्म से जोड़ते हैं और उसका संबंध दिव्यता से बताते हैं। ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि नीची जाति वाले किसी विशेष मंदिर में नहीं जा सकते, जिसने नहाकर अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं वो मंदिर में नहीं जा सकते, और भी कई ऐसी बातें हैं। इन नियमों को दिव्यता से जोड़ना वहां तक तो फिर भी ठीक है, पर जो इस कैटेगरीज में नहीं आते हैं, लोग उनसे घृणा करने लग जाते हैं, उनका अपमान करने लग जाते हैं, जो सही नहीं है। पर लोग घृणा सिर्फ उससे करते हैं जो दिखता है, जो नहीं दिखता है वो घृणा योग्य नहीं होता है। जैसे ब्लड कैंसर बुरा नहीं है, पर अगर मुंह का कैंसर हो जाए तो उससे घृणा होगी। अक्सर लोग 3 तरह के एथिक्स को मानते हैं, एथिक ऑफ ऑटोनॉमी, एथिक ऑफ कम्युनिटी और एथिक ऑफ डिवाइनिटी। एथिक ऑफ ऑटोनॉमी से मतलब है खुद को बचाना और खुद का अधिकार स्थापित करना। एथिक ऑफ कम्युनिटी में लोग अपने परिवार, करीबी लोग, समाज के लोगों के हितों के बारे में सोचते हैं और उनके विकास और सुरक्षा के लिए काम करते हैं। जब लोग एथिक ऑफ डिवाइनिटी में विश्वास रखते हैं तो हर मनुष्य में दिव्यता देखते हैं और सभी का सम्मान करते हैं। खुद को काम, क्रोध, लालच और घृणा जैसी बुराइयों से बचाकर अपने मॉरल वैल्यूज की रक्षा करते हैं। इंडिया में एथिक्स ऑफ कम्युनिटी और डिवाइनिटी को ज्यादा माना जाता है। राइटर बताते हैं कि जब वो भुवनेश्वर में थे तब उन्होंने एक संस्कृत टीचर से डिवाइनिटी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि भगवान और शैतान दोनों हम में ही बसते हैं। हमारे अच्छे कर्म ही हमें भगवान बनाते हैं और बुरे कर्म शैतान बनाते हैं। दिव्य व्यवहार जिससे इंसान दिव्यता पाता है वो है दूसरों को धोखा नहीं देना और लोगों को मारना नहीं। एक आदर्श चरित्र का होना। अगर आपके पास ये दिव्यता है तो आप ही भगवान हैं। राइटर समझ गए कि शुद्धता शरीर की नहीं आत्मा की जरूरी होती है। अगर आत्मा और मन शुद्ध हो, कर्मों में अच्छाई हो, तो किसी भी व्यक्ति में ये दिव्यता महसूस की जा सकती है। पर आजकल लोग मानते हैं कि जो समय, जगह या कर्म जिनको उन्होंने पवित्र माना है वो पवित्र है, बाकी सब अपवित्र है। जैसे पूजा का मुहूर्त, मंदिर, पूजा स्थल, गंगा जल आदि पवित्र हैं और बाकी सब अपवित्र है। जिसे हम खुशी के आंसू कहते हैं उसे राइटर ने टीयर्स ऑफ एलिवेशन कहते हुए बताया है। दिव्यता को पाना या उसके करीब होने के एहसास से जो आंसू आते हैं उसे टीयर्स ऑफ एलिवेशन कहा जाता है और उस एहसास को एलिवेशन कहा जाता है। अक्सर जब लोग मंदिर जाते हैं या सत्संग सुनते हैं तो जो खुशी उन्हें महसूस होती है उसे साइकोलॉजिस्ट एलिवेशन कहते हैं। ये एलिवेशन भगवान से
और उस दिव्यता से अपने प्रेम जुड़ाव के कारण होता है। अगर आप ये समझ लें कि हर इंसान में भगवान रहता है तो ये खुद दिव्यता का सबूत बन जाता है। न्यू इंग्लैंड ट्रांसेंडेंटल मूवमेंट का यही आइडिया था कि हर इंसान और प्रकृति में भगवान बसते हैं, और इसीलिए अगर आप अकेले किसी लकड़ी के गट्ठर पर बैठे हैं तो भी आप भगवान की ही पूजा कर रहे हैं। एस्टिक ने कहा है कि जब आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में भगवान का प्रसाद खाते हैं तब भी आप इस दिव्यता की अनुभूति कर सकते हैं। एक पुराने दोहे की लाइन है, जहां मैं हैं वहां हरि नहीं, जहां हरि हैं वहां मैं नहीं। यहां मैं से मतलब अहम है, ईगो है, सेल्फिशनेस है, और हरि से मतलब है भगवान और दिव्यता। लेरी के एनालिसिस के अनुसार यह सिद्ध भी होता है। वो बताते हैं कि स्पिरिचुअल लाभ पाने के मार्ग में स्वार्थ 3 तरीकों से बीच में आता है, जिसमें पहला है खुद के बारे में सोचना, और ईगो में होने के कारण इंसान धर्म से दूर हो जाता है और दिव्यता को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसीलिए कई लोग मेडिटेशन करके खुद को उस डिवाइनिटी से जोड़ने की कोशिश करते हैं। स्पिरिचुअलिटी अर्थात अध्यात्म को पाने के लिए खुद को बदलना जरूरी है। खुद को खोकर उस दिव्यता में डूबना होता है, तभी स्पिरिचुअलिटी को पाया जा सकता है। पर ईगो और अहम ऐसा होने से रोकते हैं। आध्यात्म का मार्ग सालों की तपस्या, सुख सुविधा की दिखावी चीजों से मोह का त्याग, यहाँ तक कि कई बार अपने खुद के व्यक्तित्व को खोना भी जरूरी होता है। खुद से प्यार करने वाले इगोइस्टिक लोगों को ये सब पूरा करने में कई कठिनाइयां आती हैं। इसी कारण आजकल लोगों को दिव्यता का इतना अनुभव नहीं होता है जितना प्राचीन काल के लोगों को होता था। पर अगर हम अपने आप पर कंट्रोल कर लें और दिव्यता को बढ़ाने वाले सदाचार जैसे गुणों को अपना लें, हर मानव में भगवान का अंश देखें और हमेशा सबका अच्छा चाहें, तो दिव्यता का मैजिक लाइफ को खुशियों से भर देगा। खुशियां सबके साथ से मिलती हैं। अक्सर लोग अपने जीवन में कभी ना कभी उस जगह आकर खड़े हो जाते हैं जहां वो खुद से और दुनिया से पूछने लगते हैं कि जिंदगी का मतलब क्या है, जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है, मेरे जिंदा होने का कारण क्या है, लाइफ को उपयोगी बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे अनेक सवाल होते हैं जिनके जवाब ढूंढने की जरूरत लोगों को अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर होती है। ये फीलिंग तब आती है जब आप अपने आप को उस स्टेज पर पाते हैं जहां आपको लगता है कि लाइफ में मेरा कोई रोल नहीं रहा है। अगर मैं अभी मर भी जाऊं तो शायद किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, तो फिर मेरे होने का मतलब क्या है। और जब ये सवाल माइंड में आते हैं तब इंसान खुशी छोड़ो हर इमोशन से दूर हो जाता है और बस इस एक सवाल के जवाब की खोज में लग जाता है। राइटर जोनाथन ने बताया है कि अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो आप इसका आंसर ये मान सकते हैं कि भगवान ने सभी को किसी न किसी कारण से इस दुनिया में भेजा है और इसीलिए आपके जीवन का कुछ न कुछ महत्व तो जरूर है। समय के साथ भगवान ही आपको आपके होने के कारण को बता देंगे, बस आपको सही समय आने का इंतजार करना होगा। पर अगर आप भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं तो आपको इस सवाल का जवाब समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि ह्यूमन नेचर क्या होता है और वो किस तरह डिवाइडेड है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ह्यूमन बीइंग्स 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, सेल्फ, ग्रुप्स और ऑल। सेल्फ में इंसान सिर्फ खुद के लिए जीता है, खुद के गोल्स और लाभ को पाने के लिए ही सब कुछ करता है। ग्रुप में इंसान अपने परिवार, कम्युनिटी या कल्चर के आधार पर ग्रुप्स में बंटा होता है। ऑल में इंसान वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर काम करता है, पूरे संसार को अपना परिवार मानकर सबके लाभ के लिए काम करता है। अगर हम बात करें सेल्फ कैटेगरी की तो कोई भी इंसान अकेले नहीं रह सकता, उसे सेल्फ इंटरेस्ट को पाने के लिए भी दूसरों की जरूरत होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लव और वर्क। लव और वर्क ये 2 ऐसी कंडीशंस हैं जो किसी भी इंसान को खुश रहने के लिए बहुत जरूरी होती है। लव से मतलब यहाँ किसी भी अपने का साथ होना, उसकी केयर मिलना और उसके साथ टाइम स्पेंड करके खुशी मिल सके, ऐसे इंसान का होना है। अगर हम बात करें काम की तो इसे 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, जॉब, करियर और कॉलिंग। जॉब में वो काम होता है जो आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए करते हैं। अक्सर लोग जॉब में बोर होते हैं, वो इसे बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो ये सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। वो अपने काम में पूरी तरह से इंगेज नहीं हो पाते हैं
और या तो बार बार घड़ी देखते हैं या अपने सपनों में खोए रहते हैं। अगर आप अपने काम को करियर की तरह देखते हैं तो आप इस काम से प्रमोशन, अचीवमेंट्स और सम्मान के बारे में सोचते हैं और आप इन्हें पाने के लिए पूरी एनर्जी के साथ काम करते हैं। आप पूरा इन्वॉल्व होकर काम करते हैं। जब आप बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं या कुछ गोल्स बार बार कोशिश के बाद भी नहीं मिलते हैं तो आप सोचने लगते हैं कि मैं ये कर ही क्यों रहा हूं, और उसके बाद उस काम को करने की खुशी पूरी तरह से चली जाती है। पर जब आपका काम कॉलिंग होता है तो इसका मतलब होता है कि आप अपने काम से किसी काम में सहयोग कर रहे हैं। जैसे आप किसी कंपनी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपकी सर्विस दूसरों की लाइफ में कुछ चेंजेस लाएगी। ये फीलिंग्स आपको कुछ अच्छा करने की फीलिंग भी देती है और हमेशा करते रहने की इंस्पिरेशन भी। इसीलिए ऐसे काम करने में आपको हमेशा खुशी मिलती है। वहीं कुछ लोग कुछ ऐसा काम चुन लेते हैं जो उनके कैरेक्टर से नहीं मिलता, तो उन्हें वो काम करने में कभी खुशी नहीं मिलती। जैसे कई लोग जिनके सिद्धांत में सच बोलना है, उनके लिए लॉयर की जॉब करना इम्पॉसिबल है। महात्मा गांधी जैसे और भी कई लोग हैं जिन्होंने शुरुआती दिनों में वकालत की, पर अपने सच बोलने के सिद्धांत के कारण उन्हें यह काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ये काम छोड़ दिया। अपने कैरेक्टर के साथ समझौता किए बिना जो काम पूरे दिल से किया जाए वो काम हमेशा खुशी देता है, क्योंकि इससे आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो पाते हैं। इस तरह के काम में